अगर मैं किसी अधिकारी को या किसी नेता को अगर मैं अपने क्षेत्र के मामले में अगर मैं हाथ उठा दूं, मैं जेल चले जाऊं, तो मेरी जनता कहेगी ये है हमारा विधायक। आपकी गुड्डो वाली छवि तो है, ऐसी क्यों छवि बना रही थी? देखिए, ये छवि तो मैं चाहता हूं कि हमेशा बनी रहे। आपने कहा कि इस प्रदेश के बनने से सिर्फ 3 लोगों को फायदा हुआ, नेता, अफसर और ठेकेदार। ये आपका अनुभव है जितना आपने राजनीतिक अनुभव लिया है? 100% सत्यता के साथ कह रहा हूं, उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं जनता से एक कहना चाहता हूं कि जो काम नहीं करता है, जो भ्रष्टाचार फैला रहा है, उसको हटा दो ना। ये कुर्सी किसी की बबूती थोड़ी है। बीच में आपको लेके बहुत खबरें उड़ती हैं कि हरीश धामी जो है वो बीजेपी में शिफ्ट हो सकते हैं, उनकी बातचीत कमोबेश फाइनल हो गई है। नहीं, मैं आज भी कह रहा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने कभी भाजपा में जाने की बात नहीं की। 2014 में आपने हरीश रावत जी के लिए छोड़ दी, समझ में आता है वो कांग्रेस पार्टी से। अब बीजेपी के लिए भी सीट छोड़ने चलेगी, आपकी अपनी विश्वसनीयता क्या रहेगी, अपनी क्या साख रहेगी? देखिए, 2012 में पहला एक ऐसा विधायक था जो अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा के पहले सत्र में काली पट्टी बांध के गया। नहीं, काली पट्टी बांधने का रीजन ये था कि आप जनता के काम नहीं हो रहे थे, उससे नाराज थे। ये कारण था क्योंकि हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं बने थे, विजय बगुड़ा मुख्यमंत्री नहीं थे, आप हरीश रावत गैंग के थे, इसलिए नाराजगी थी। जितने मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादातर नाम कांग्रेसी बैकग्राउंड के, और आपके यहाँ बीजेपी छोड़कर जो कांग्रेस बैकग्राउंड के थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए और एक को इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो आपके मन में एक प्रश्न तो आता होगा ना कि आम कार्यकर्ता में क्या धारणा जाती होगी? ठेस तो पहुंचती है आदमी को, कोई भी हो। 2002 में पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए वातावरण बनाने का काम तो हरीश रावत जी ने किया, लेकिन आज हरीश रावत जी कहीं नहीं है। आज हरीश रावत जी कहाँ हैं? जिस दिन हरीश रावत जी एक आवाज लगा देंगे तो आज भी इस उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उन्हीं के लोग। एग्री, बट हरीश धामी जी, राजनीति में क्या है, आप इलेक्शनरिंग माने रखती है। उनका हारना मैं उत्तराखंड का दुर्भाग्य मानूंगा। जैसे हरीश रावत जी हैं, या उसमें जैसे खंडूरी जी को हरा दिया गया। अगर ये लोग, ये नेता अगर हारते नहीं तो उत्तराखंड कहीं और होता। आज उत्तराखंड के हमारा जो जनमानस है वो जमीन से जुड़े हुए नेता जो उत्तराखंड के लिए जो चिंतित रहते हैं उनको भूलने जा रहे हैं। गैरसैंण को लेके हरीश धामी क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि ये जो 2027 का चुनाव है ये गैरसैंण के लिए भी निर्णायक होगा? देखिए, बिल्कुल गैरसैंण में राजधानी बनेगी तो जो अधिकारी आज देहरादून में ऐसो आराम में रह रहे हैं, वो पहाड़ की भौगोलिक रियलिटी जो है वहां की परेशानियों से उससे रूबरू होंगे। बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी उत्तराखंड में कोई भविष्य दिखता है, या आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला होगा? देखिए, मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा में ही होना है, लेकिन यूकेटी का जो आजकल परफॉर्मेंस देख रहा हूँ मैं, अच्छा हो रहा है। कभी आप सोचते हैं यूकेटी जैसी पार्टी पे भी जाने के बारे में? मैं दिल से बताइए कि जो आपके दिल में आता है। देखिए, कभी कभी उत्तराखंड के जो हालात हैं उसको देख के लगता है कि क्षेत्रीय दल होना चाहिए। मेरा जीवन खुली किताब होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। बहुत से लोग तो कहते हैं कि मैं ये पढ़ा हूं, मैं वो पढ़ा हूं। भाई, मैं तो कह रहा हूं मुझे तो ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती, क्योंकि पहाड़ का आदमी हूं। जो बच्चे टुंकिल वाला जो है केजी LKG में पढ़ रहे, हमने तो साथ में जाके गुरुजी लोगों के हाथों से लट खा के सीखी है, मार खा के। जनवरी फरवरी कहना तो हमने जो है 6 में, जब हम 6 पास हो गए तब सीखा हमने। मेरे जो गुरु रहे हैं वो सब जानते हैं कि ये पढ़ने में कैसा। हाँ, इतना है कि मैं कक्षा 5 तक अच्छा था पढ़ने में। उसके बाद जब मैं पिथौरागढ़ से घर आया, मैं कक्षा 7 में, तो मेरा एक मन हुआ कि यार, मैंने कहा बाप मेरा फौजी था, रिश्तेदार मेरे सब फौज में हैं, मैं एक ही चीज़ करता हूँ, मुझे फौज में जाना, 8 पास करना और भर्ती होना है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान भी बड़े खास हैं। आपने विधानसभा की कार्रवाई में अक्सर बहुत धारदार तरीके से मुद्दे रखते हुए उन्हें देखा है। कांग्रेस पार्टी से 3rd टर्म विधायक हैं हरीश धामी जी। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं सबसे पहले तो देवभूमि डायलॉग का जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप जो जनता की आवाज़, जो एक चौथा स्तंभ हम कह सकते हैं मीडिया का, वो आप कर रहे हैं, और जनता की आवाज़ को देश और दुनिया में लोगों के बीच आप ले जा रहे हैं। इसके लिए ये नवरात्रि का जो है महीना भी है, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि ये हमारा जो देवभूमि डायलॉग है
एक दिन नेशनल चैनल से भी ऊपर उठे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस शुभकामना के लिए। तो शुरुआत करते हैं, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, बहुत लंबे समय से इंतजार था। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार कह सकते हैं, उसमें भी अगर आप चेहरे देखें तो अभी भी कांग्रेस के ही लोग हैं। देखिए, आपका भरत सिंह चौधरी जी वो पहले कांग्रेसी रहे हैं। हमारे प्रदीप बत्रा जी 2012 में मेरे साथ के विधायक रहे कांग्रेस की टिकट से, और राम सिंह खेड़ा जी उसमें कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे। तो आज भी अगर आप देखते तो पूरा कैबिनेट कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके पास भी एक मौका था, आज आप भी बन सकते थे कैबिनेट मिनिस्टर? देखिए, मैंने कभी पद की जो है लालसा नहीं की। मैं हमेशा पद से दूर रहता हूँ, और मैं आपको कहूँ तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं चाहता था, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं कहता था यार 8 पास करना, आर्मी में जाना है। अच्छा, आप आर्मी में जाना चाहते थे? हाँ, दुर्भाग्यवश मैं क्लर्कलैंड होने के कारण जो है मेडिकल में फेल हो जाता था, नहीं तो आज मैं या तो कहीं शहीद हो गया होता या पूर्व सैनिक के रूप में अपने घर में होता। मतलब पहला प्यार आर्मी था? बिल्कुल। तो फिर पॉलिटिक्स में कैसे आ गए? देखिए, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। तो उसके बाद 97-98 में माननीय हरीश राव जी आए थे उस एरिया में, तो मैं उनसे प्रभावित हुआ, और पहले मैं न्याय पंचायत अध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का। उसके बाद उनकी कृपा से मुझे जो है ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस बनने का अवसर मिला। और उसके बाद 2003 में मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि वो मुझे विधायक कहते थे, मैं कहता था यार तुम मुझे गगन रजवाड़ बना रहे हो। मैंने कहा सीट तो आरक्षित है। चिढ़ाते थे, और मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन वास्तव में उनके जो जुबान है वो फलेगा फूलेगा। और 2003 में मेरे दोस्तों ने, जब वो लखनऊ से आए, पढ़ाई लखनऊ करते थे, उन्होंने कहा हरीश भाई तुमको जो है बीडीसी मेंबर के लिए लड़ना चाहिए। तो मेरे यहाँ का सीट तो आरक्षित था, मेरे जब घर का सीट था, तो माणी टुंडी और जोसा क्षेत्र का जो है बीडीसी सीट था, तो वहाँ से मैं दावेदारी करी, और वहाँ के लोगों ने मुझे निर्विरोध बीडीसी मेंबर बनाया 2003 में। और 2008 में मैं पूरे प्रदेश में सबसे रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला जिला पंचायत सदस्य बना, जिसमें मैंने सभी की जमानत जब्त किए, और मैं 4800 वोट से जीता। और 2012 में माननीय राहुल गांधी जी की कृपा से मैं यूथ कांग्रेस का 2011 का विधानसभा अध्यक्ष बना, और मैं पूरे देश में पहला जो है एक यूथ का विधानसभा अध्यक्ष था जिसको यूथ कांग्रेस से टिकट मिला, और सौभाग्य से मैं उसमें भी जीत गया। तो फिर ये जीतने का कारण, कि मैं देख रहा था आप अच्छे चुनाव जीते हैं, तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है? देखिए, मैंने और वो भी धारचूला जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने कभी राजनीतिक तौर पे कोई विषय नहीं लिया। मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं दिलो दिमाग से करता हूँ, मैं अपनी मन से उसको करता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं जब 2012 में जीता, मैंने लोगों से वादे किए। तो आपने देखा होगा 2012 में पहला एक ऐसा विधायक था जो अपनी ही सरकार के खिलाफ विधानसभा के पहले सत्र में काली पट्टी बांध के गया। हाँ, जब मुझे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैंने वादे किए जनता से। मैंने कहा मेरे यहाँ पिछड़ी जाति का जो है आरक्षण होना है, मेरे यहाँ मृग विहार जैसी काली परछाई 111 गाँव में पड़ी है, मैंने कहा इसको हटाना है, मेरे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। ये जो मुद्दे थे, मैं उस मुद्दों को लेकर मैं काली पट्टी बांध के गया। हमारे प्रदेश के सहप्रभारी महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे अनीस अहमद जी, वो सहप्रभारी थे। वो आए, उन्होंने कहा कि भाई आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, हम आपको जो है पार्टी से निकाल देंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप पार्टी से निकाल सकते हैं, घर से नहीं निकाल सकते। और मैंने कहा धारचूला मुनस्यारी की जो जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, जिस दिन वो निकालेगी, मैंने कहा वो तय करेगी। मैंने कहा तुम्हारे करने में डरने वाला नहीं। नहीं, काली पट्टी बांधने का रीज़न ये था कि आप जनता के काम नहीं हो रहे थे, उससे नाराज थे, ये कारण था क्योंकि हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं बने थे, विजय बगुड़ा मुख्यमंत्री नहीं थे, आप हरीश रावत गैंग के थे, इसलिए नाराजगी थी? पिथौरागढ़ मुख्यमंत्री जी आए, माननीय बगुड़ा जी आए, मैंने एक फाइल तैयार की हुई थी जो मेरी मांग पत्र थी, उन्होंने वो फाइल की ओर नहीं देखा और फाइल छोड़ दिया वहीं। तो मैंने तय किया कि विधानसभा का जब बजट सत्र चलेगा, मैंने कहा मैं उसका जो है बहिष्कार करूँगा। नहीं तो उन्होंने फाइल क्यों छोड़ी, कोई रीज़न पता लगा आपको? हो सकता है वो भूल गए हो, लेकिन मेरे मन में एक भावना ये आई कि भाई मेरे को दरकिनार किया जा रहा। मैंने कहा मेरे सीमांत के बारे में सोचा नहीं जा रहा। तो मैं आया और मैंने उनको कहा कि अगर मेरे काम नहीं होते मैं जो है धरना करूँगा, और मैं बैठ गया काली पट्टी बात के विधानसभा में, विरोध में बैठा। फिर हुआ आपके काम हुए? बिल्कुल हुए, 111 गांव मृग विहार से बाहर हुए, और आपने से अपनी स्ट्रैटेजी बना लिया, मैं देख रहा हूँ। और धारचूला में जो जितने भी
गैर आरक्षित लोग थे, उन सबको हमारी कई दशक पुरानी मांग थी कि वहाँ पर जनजाति की मांग थी, लेकिन जनजाति देना राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। तो उसमें हमने जो है पिछड़ी जाति के लिए हमारे एक स्वर्गीय पावर सिंह बिष्ट जी थे और एक हमारे फरसवाण जी थे, ये लोग सब इनके लिए जो है लगे रहते थे। तो मैंने उनके बताए हुए रास्तों में गया और मैंने उसको जो है पिछड़ी जाति का आरक्षण कराया और सौभाग्य से आज जो है 4 बच्चे PCS एलेड हैं और पता नहीं टीचर कितने बने, कितने लोगों को पटवारी बने, कितने लोगों को जो है राज्य सरकार का पिछड़ी जाति का आरक्षण की उससे नौकरी मिली। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि 2014 में आपने हरीश रावत जी के लिए सीट छोड़ दी थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो उससे फ़ायदा मिला आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को? देखिए, अगर मैं विधायक होता तो जितनी योजनाएं मैंने करवाई वो नहीं कर पाता। मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैं यहाँ से मुख्यमंत्री को इस सीट से बनाता हूँ तो उसका फ़ायदा होगा। और हरीश राव जी को पता नहीं था, गैरसैंण में विधानसभा सत्र चल रहा था। मेरे जो है रूममेट थे मनोज तिवारी जी अल्मोड़े के, जो बड़े भाई के तौर पे मेरे हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब इस्तीफ़ा लीजिए। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहा है? मैंने कहा नहीं। मैंने उनसे इस्तीफ़ा लिखवाया और मैं कुंजवाल जी से मिला। मैंने कहा सर ये इस्तीफ़ा मंजूर कर। और आपने हरीश रावत को नहीं बताया? मैंने जब रिजाइन किया। सच कह रहे हैं? हाँ, जब मैंने रिजाइन, आपने उनसे पूछा भी नहीं कि भाई आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? पूछा ही नहीं, वो तो डोईवाला तैयारी कर रहे थे। अब देखिए ना उनकी कितनी घोषणाएं, डोईवाला में कितना काम किया उन्होंने। उसमें मुख्यमंत्री जैसे बने हैं, चुनाव से पहले उन्होंने सारा डोईवाला काम किया। लेकिन मैंने उनको बताए बगैर इस्तीफा दे के गया। जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये सीट आपके लिए, आपके चरणों में। तो उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि जिस पेड़ को मैंने लगाया, मैं चाहता था कि ये फल दे और ये पेड़ तो पहले ही काट दिया। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ये पेड़ फल भी देगा और बढ़ेगा भी, सबको छाया देने का काम करेगा। लेकिन मैंने कहा आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा। बट सारा उनका जो फोकस था वो डोईवाला पे था, तो वहां लाके एक पॉलिटिकल रिस्क नहीं था? यानी आपका कॉन्फिडेंस था कि मैं जिता के भेजूंगा। धारचूला देखिए वीरों की भूमि है और देश का प्रथम महावीर चक्र विजेता भी उसी भूमि से शहीद दीवान सिंह दानू जी, और 2 चीफ सेक्रेटरी इस प्रदेश को उस भूमि ने दिया हुआ है। देश के जो है बहुत बड़े सर्वेयर जिनको जो है ब्रिटिश से जो है पुरस्कृत हैं, पंडित नैन सिंह किशन सिंह, और देश के सबसे बड़े एवरेस्टर लवराज धर्मसत्तू जी जो 7 बार चढ़ गए हैं। तो ऐसे लोगों की भूमि का मैं जो है सेवक के रूप में चुना गया था और मुझे अपनी जनता में भरोसा था। जब वो हरीश धामी को, जिसको भाजपा के लोग गुंडा कहते ये गुंडा है, ये बनेगा तो ये करेगा, मैंने उनको करके दिखाया। बट आपकी गुंडों वाली छवि तो है, ऐसी क्यों छवि बना रही देखिए, ये छवि तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा बनी रहे। मैं दीन दुखियों के लिए हमेशा जो है उनका सहयोगी बनूं, और अगर मुझे अपने क्षेत्र के लिए गुंडागर्दी में अगर अपनी गर्दन कटानी पड़े तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक पुत्र हूँ। 1971 की लड़ाई लड़े हुए एक सैनिक का बेटा हूँ और मेरा मकसद था कि मैं फौज में भर्ती हूँ और देश की सीमाओं की रक्षा करूँ। लेकिन मेडिकली अनफिट हो गया, कलर ब्लाइंड के, उससे नहीं हो पाया। तो मुझे ये मौका मिला तो मैंने इसको भी जो है एक अपना कर्तव्य समझ। तो आप कह रहे हैं गुंडागर्दी वाली अप्रोच आपकी स्ट्रेंथ बन गई? बिल्कुल। वो मैंने कभी भी अपने लिए किसी से कोई लड़ाई नहीं करी। मैंने जब भी मेरी कोई लड़ाई हुई या जब भी मेरे को लोगों ने गुंडागर्दी की छवि दी, मैं अपने क्षेत्र के अपने लोगों के लिए दी। कोई कह दे व्यक्तिगत हरीश धामी ने कहीं पे इस मामले के लिए गुंडागर्दी, आपको लगा कभी ये इमेज चेंज करनी चाहिए? नहीं। देखो, अगर मैं अपने इमेज को चेंज करूंगा तो मैं अपने आप उस दिन खत्म हो जाऊंगा, और वो परिणाम मैंने देख लिया। मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव हारे थे, पुष्कर धामी जी, तब मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आप जाइए, मैंने कहा मैं आपके लिए सीट छोड़ता हूँ, और मैंने कहा कि आप मेरे क्षेत्र का विकास करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं भाजपा ज्वाइन करूँगा। मैं वो व्यक्ति हूँ, मेरी एक ही मंशा रहती है कि एन कैन कैसे भी हो, मेरा जो क्षेत्र है धारचूला मुंशियारी, जिसका नाम आज पूरे दुनिया में लोग कहते हैं सार संसार एक मुंशियार, मैं वहाँ का बेटा, वहाँ का सेवक बनकर उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर कर सकूं, इसलिए मैंने उनसे कहा मैं सीट छोड़ दूंगा। बट आपकी इमेज में डंट लगा ना कि 2014 में आपने हरीश रावत जी के लिए छोड़ दी। समझ में आता है वो कांग्रेस पार्टी से, अब बीजेपी के लिए भी सीट छोड़ने चलेगी। आपकी अपनी विश्वसनीयता क्या रहेगी, अपनी क्या साख रहेगी? देखिए, मैं भावनाओं में बहता हूँ, मैं कभी भी कोई फैसले दिल से लेता हूँ। मैंने कहा वो भी धामी, मैं भी धामी, मैं तो भाई समझ के है। मैंने कहा भाई कोई मेरे जो है धामी कास्ट का कोई मुख्यमंत्री है, तो मैंने कहा वो दोबारा बनेगा तो मैंने कहा मेरी जाति का भी नाम होगा और मेरे रिलेशनशिप है कुछ? नहीं, रिलेशनशिप कुछ नहीं,
लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, जब मैं सबसे पहली बार जब नरेंद्र तिवारी जी ने शपथ ग्रहण लिया था, तो मैं 15 दिन उनके कमरे में रहा यमुना कॉलोनी में। मैं तब से उनसे संबंध है। अभी भी संबंध है? देखिए, अब तो मैं नहीं कह सकता कि संबंध है, ऐसा क्योंकि क्यों? मैंने जो काम मैंने किया वो कोई नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि भाजपा के उनके विधायकों ने भी ये नहीं कहा। लेकिन मुझे आज याद है, वीआईपी घाट में मैं स्नान कर रहा था, मैंने वहीं पर से मीडिया को वक्तव्य दिया था कि मैं उनके लिए सीट छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी भावनाओं के साथ मेरे क्षेत्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। तो मैं गंगा मैया से पुकार नहीं, तो करते हुए उन्होंने कह रहा हूं आपको आज भी हाँ, कि भाई, जो आदमी भावनाओं में काम कर रहा है, अगर उसके साथ कोई अगर पाप कपट समझता है तो वो उसके लिए खुद भुगत होगी। नहीं तो ठीक है, उन्होंने चूज नहीं किया तो आप हर्ट क्यों हो गए? मैं आपने तो एक उससे ऑफर हर्ट नहीं दिया। हुआ। हाँ, मैं हर्ट इसलिए हुआ, आपने देखा होगा 14 नवंबर को जौनजुबी मेले में मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद, आपने 100 करोड़ से ऊपर मुख्यमंत्री घोषणा में पैसे मेरे विधानसभा में दिए हैं। मैंने कहा उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो पैसा जहां बंदर नहीं जा रहा है, जंगली जानवर नहीं जा रहे, वहां पे पैसा दिखाकर उसका जो है 20% काम नहीं हो रहा, खा गए। मैंने कहा आपके लोग खा गए और बदनाम हरीश धामी हो रहा। तो मैंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने वहां से कहा, तो उन्होंने एक टीम जो है एक्टिव करेगी, हरीश धामी के खिलाफ मत करो। अगर वो मुझे कह देते भाई विधायक जी आपके यहाँ ये दिक्कतें हैं, तो आप लिख के दीजिए जांच करने के लिए। अगर वो कहते कि मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, तो मैं आज भी उनका धन्यवाद कर रहा होता। नहीं, धन्यवाद तो अभी भी आपने किया इंस्टाग्राम में, मैं आपकी एक नहीं, पोस्ट दे रहा था। धन्यवाद किया, लेकिन धन्यवाद से पहले स्लोगन लिखा है कि एन के एन प्रकरण देर से जब जो है सरकार झुकी, लेकिन जनता के मांग के सामने झुकी। नहीं, उसमें जब एक सड़क है मतकोट से रोपाड़ राप्ती वाली, उस सड़क में लोक निर्माण विभाग ने 5 किलोमीटर समथिंग की सड़क है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए मोटर मार्ग के लिए मांगा था। मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए तो पैसा नहीं दिया, लेकिन 87 लाख का खड़ंचा दे दिया उसी पे, और वो आज भी आधा बना है। जब मैंने 14 नवंबर को कहा, उसके बाद मैंने एक दिन वीडियो पोस्ट करके लिखा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी क्या आप इसमें जांच होगा कि पेमेंट ले लिया, अब काम हो रहा है। उसका 50% पेमेंट ले लिया था। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं, वो 87 लाख रुपए उत्तराखंड के जनमानस का पैसा है, कोई भाजपा के लोगों का पैसा नहीं है, उसमें उत्तराखंड के हर किसी का हिस्सा है। अब वो जब सड़क कटेगी तो उस रास्ते का औचित्य ही क्या, इसलिए मेरी नाराजगी थी। तो जब आपने मुख्यमंत्री को सीट ऑफर की और आपने कहा आप गंगा स्नान कर रहे थे, वहां से आपने मीडिया को अपना वक्तव्य दिया, तो आपको धन्यवाद किया इस बात के लिए कि आपने मुझे सीट ऑफर की है करके? नहीं, बिल्कुल किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने धन्यवाद भी किया। मैं तो कह रहा हूँ, पिछली बार आपदा में भी जब मैं गैरसैंण में अपने नेता प्रतिपक्ष जी के खिलाफ मैंने कहा कि आपने मुझे आपदा में नहीं बोलने दिया, तो मुख्यमंत्री जी मुझे ले गए। उन्होंने जो है प्रमुख सचिव से कहा भाई इनके जो है डिमांड है वहाँ के लोगों की आपदा के, उस पैसे को रिलीज़ करिए, और वो पैसा रिलीज़ किया। लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी उसमें भी प्लेता लगा गए। मैंने उनसे यही तो मांग की, मैंने कहा जो गलत पैसा बंटवारा हो रहा है, या जो मुख्यमंत्री घोषणा में जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर पैसा देके जो काम भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसकी जांच हो। और मैंने तो ये भी कहा कि मुझसे भी लिख लीजिए, भाई विधायक तो केवल कार्य योजना बना के देता है, कार्यों का किरवाना ही तो विभाग करता है। बिल्कुल। तो इनके लोग कहते हैं कि हरीश धामी ने भ्रष्टाचार किया। मैं तो इस बार भी हाउस में कहा, मैंने कहा करा लो ना जांच, सरकार तुम्हारी है भाई। मैंने कहा अगर हरीश धामी ने काम किया है या हरीश धामी के लोगों ने काम गलत किया है तो उसके दंडित करो, सजा देने का काम तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है, सारे जो है संस्थाएं तुम्हारी हैं। मैंने कहा मैं कहाँ उसमें रोक टोक कर रहा हूँ, मैं तो आज भी कह रहा हूँ जांच करा लो। तो जब आपने सीट छोड़ने का फैसला किया, आपकी पार्टी ने आपसे नाराजगी नहीं जताई कि भाई आप हमारे टिकट से चुन के आए, आपने स्वयं से ये फैसला कर लिया और इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? आपको क्या ऐसा लालच था या क्या ऐसा लालच दिया गया? देखो, मेरा एक ही लालच था, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं किसी भी, मैं देखो धामी मेरा कास्ट से है, और अक्सर आपको पता है धामी लोगों को पूजा के लिए रखा जाता है। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, गंगा जल पकड़ के या जिस मंदिर में कसम खिला दे, मैंने कोई डिमांड किया हो, मेरी एक ही डिमांड थी कि मेरे यहाँ जो विकास कार्य रुक गए हैं, जो बच गए हैं, वो कार्य हो जाए। क्योंकि मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, मैं तो ये चाह रहा था कि भाई मेरी विधानसभा में आज कनार के लोग 22 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, हमारे सेमली के लोग हैं, हमारे जो होकरा के लोग आज भी तरस रहे हैं, वहाँ पर रास्ता सही नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई गांव हैं, हमारे जो है बाताउम डांडा है, हमारा मेतली का गांव है, मतलब ये लगाइए कि करीब 101 गांव तो ऐसे हैं जो आज भी सड़क से वंचित हैं।
तो मैंने कहा तो इनका काम हो पीएमजीएसवाई में कवर नहीं हो पा रहा। पीएमजीएसवाई में अभी 97 सड़कें हमारी आई हुई, लेकिन अब देखो कब तक होगा काम। क्योंकि सबसे बड़ा तो दिक्कत ये है ना कि 2016 में हमने एक लुमती से मल्ला लुमती सड़क जो है फॉरेस्ट की जो है स्वीकृति की प्रतीक्षा में टेंडर लगाया था। दुर्भाग्य से आज तक वो सड़क जो है उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो पाई। एक घोषणा जो अभी आपकी हुई है 11/22/2015 देवी बगड़ चमराड मोटर मार्ग, ये घोषणा तो 2015 में हुई और तब आपकी सरकार थी और आपने अपनी सीट छोड़ी थी सिर्फ इसी सपने को लेकर कि साहब मेरी यहाँ पर बनेगी। वो 2015 की घोषणा आज 2016 में, यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिनके लिए आपने सीट छोड़ दी वो सिर्फ घोषणा करके चले गए और बीजेपी के मुख्यमंत्री आपको दे रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, एक यही सड़क नहीं है, जोसा गांधीनगर है, भैंसकोट एरिया में 7 सड़कें हैं, हमारा जो है आपका धारचूला में सोवा से सोबला की सड़क है, हमारी जो है देवीबगढ़ से फगुआ से बाताओं डाटा है, ऐसे कई सड़कें हैं। ये हमारा जो है सेरा से सिरतोला खड़तोली की सड़क है। ये सड़कें उसमें इसलिए रुकी क्योंकि गांव के लोग अलाइनमेंट चेंज चाहते थे और जब तक वो अलाइनमेंट चेंज उसकी प्रतिक्रिया फॉरेस्ट क्लियरेंस यहाँ सरकार का अलाइनमेंट चेंज हो गया, तब तक सरकार चले गई। 1 साल तो हम राष्ट्रपति शासन में रह गए। नहीं तो मैं आज भी कह रहा हूँ चैलेंज के साथ, हमने 13 सड़कों को तो हमने जो है नाबार्ड से ऋण लेके बनाने का काम किया। 100 कुछ करोड़ रुपए हमने नाबार्ड से भी लिया। उसमें हमारा इनामी की सड़क है 27 किलोमीटर। और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, मैं फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का चेयरमैन था जब हम उसको जो है राज्य सेक्टर से उसको परमिशन नहीं मिल रही थी कनार की सड़क के लिए, तो मैंने खुद एज ए चेयरमैन रहते 3.5 करोड़ रुपए बरम से कनार के लिए फॉरेस्ट को स्वीकृति दी थी। क्योंकि फॉरेस्ट की सड़क थी तो फॉरेस्ट काट सकता था। उसमें 30 लाख रुपए हमने जो है टोकन मनी भी डाल दी थी। 500 मीटर सड़क भी कट गया था, लेकिन जैसी डबल इंजन की सरकार आई वो पैसा भी वापिस हो गया। कनार के लोग आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हरीश धामी की कहाँ गलती रही? मैंने तो रास्ता निकालने का काम किया ना कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे सड़क बन जाए। वैसे मेतली की सड़क है, हमने विधायक निधि से जो है 11 किलोमीटर सड़क काटने का काम किया, लेकिन फिर दिक्कत वही आ गई। डबल इंजन की सरकार आई, उन्होंने कहा ये तो गलत काट रहे हैं, फॉरेस्ट में कट रहा है। अरे भाई विधायक नीति में है, अगर सड़क बन जाता फॉरेस्ट के माध्यम से तो कहाँ दिक्कत आ रही थी? तो आप कह रहे हैं कि अपोजिशन के विधायकों को काम करने में बहुत मुश्किल आती है। मुश्किल क्या, आप ये मानिए कि मुश्किल शब्द बहुत कमजोर है उसके सामने। जिस तरह एक सैनिक सीमा में दुश्मनों के सामने हमेशा तोप के निशाने में होता है, वैसे विपक्ष का विधायक होता है। हमको 10 कामें मांगी गई, मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 योजनाएं, तो आज तक कौन सी योजना हुई? नहीं हुई। ये जो अभी भारत नेपाल का जो पुल बना इस समय, जो आपके छारचुम में, ये पुल भी तो 2012-13 की घोषणा है। माननीय विजय बहुगुणा जी से मैंने जॉन्सबी के 14 नवंबर के मेले में घोषणा कराई थी। कभी अलाइनमेंट नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे करते करते अब जाके उसकी जो है पुल की वित्तीय स्वीकृति हो गई। तब जब फाइनल हुआ तब वो पुल बना। उसकी कॉस्ट कितनी एस्केलेट हो गई होगी? तब क्या कॉस्ट थी, आज क्या कॉस्ट होगी? एक चीज बीच में आपने देखा होगा, नगर पंचायत के चुनाव में हमारे एक पत्रकार मित्र ने डाला था कि जो हरीश धामी कहता है विकास किया, ये किया, वहाँ के बच्चे गरारी में झूला पुल में जो है स्कूल के लिए आने के लिए मजबूर। उस जगह पे झूला पुल होता था, वो बह गया था लुमती में घरोड़ी मनकोट के लिए। मैंने अपनी सरकार से लड़के 10 करोड़ रुपए का मोटर पुल स्वीकृत किया था। 2018 में उसको जो है कंप्लीट होना था, लेकिन 2017 की जो है आपदा में, 17-18 की आपदा में उसका जो कार्य हुआ था वो बह गया। लेकिन आज 2026 हो गया, सरकार उसका कोई सुध लेने को तैयार नहीं। मैं तो हर विधानसभा में उठाता हूँ। एक बयान आपका बहुत वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि जिनकी औकात ग्राम प्रधान बनने की नहीं थी वो आज इतने बड़े नेता बन गए, और आपने कहा कि इस प्रदेश के बनने से सिर्फ 3 लोगों को फायदा हुआ, नेता, अफसर और ठेकेदार। ये आपका अनुभव है जितना आपने राजनीतिक अनुभव लिया है? 100% सत्यता के साथ कह रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर हम उत्तर प्रदेश में होते तो मैं मुश्किल से ब्लॉक प्रमुख होता, नहीं तो ग्राम प्रधान में बीडीसी मेंबर में सीमित जाता। लेकिन देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मैं 3 बार का विधायक हो गया और अपनी सरकार में कैबिनेट स्तर का मेरे को जो है मंत्री का दर्जा मिल चुका है। तो अब ये लगाइए कि जो लोग उत्तर प्रदेश में विधायक होते कितने थे? सीमित होते थे। जो लोग उत्तर प्रदेश के रहते
यहाँ ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन सकते थे, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पहुंच गए। भाई इसमें कौन सा गलत कह रहा हूँ। और आज हम जब रजत जयंती मना रहे थे तो किस बात का रजत जयंती? उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों का हाल आज भी वैसी है जैसे उत्तर प्रदेश में थे। तो यहाँ पर विकास किसका हुआ? जो ग्राम प्रधान ब्लॉक प्रमुख बनता था वो जो है विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और जो ठेकेदार वहाँ पे छोटे छोटे काम करता था, यहाँ एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर से ऊपर चले गए। जो अधिकारी वहाँ अभी जो है मुश्किल से आईएएस होते, वो यहाँ जो है प्रमुख सचिव तक पहुँच गए। तो ये विकास नेताओं का और अधिकारियों का और ठेकेदारों का ही तो हुआ, आम जनमानस का कहाँ विकास हुआ? आज भी कनार के लोग उत्तर प्रदेश में भी उतना ही पैदल चलते थे, आज भी उतना ही चल रहे हैं। कम से कम उसमें एक बॉर्डर जो है बीएडीबी का पैसा भारत सरकार से आता था, वो भी बंद हो गया। और जब ये डबल इंजन की सरकार बनी तो धारचूला विकास खंड के अंदर कनार को जो है बीएडीबी से भी जो है बाहर कर दिया गया। तो ये तो दुर्भाग्य है ना पहाड़ का। आज देखिए उत्तर प्रदेश में भी हम लोग हॉस्पिटल के लिए या तो हल्द्वानी या बरेली या फिर देहरादून या दिल्ली जाते थे, आज भी वही हाल हो रहा। तो उत्तराखंड में आम जनमानस को कहाँ मिला? बट उसके लिए एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को यानी बीजेपी को दोष देना सही है? बिकॉज कांग्रेस पार्टी भी बराबर रही है। सबके दोष, मैं सबको मानता हूँ। और सबसे बड़ी गलती नेताओं के साथ जनता की। तो मैं जनता से एक कहना चाहता हूँ कि जो काम नहीं करता है, जो भ्रष्टाचार फैला रहा है, उसको हटा दो ना। ये कुर्सी किसी की बबूती थोड़ी है। आपने नेपाल में देखा ना उदाहरण। भाई जो मठाधीश हैं, जब तक आप उनको दंडित नहीं करोगे, जब तक आप 5 साल में जब आपको जो अधिकार मिलता है वो अधिकार का अगर सही उपयोग नहीं करोगे तो फिर नेता आपको दबाते रहेंगे। भाई हरीश धामी से पहले भी जब 1985 में धारचूला में अस्कोट अभ्यारण्य बनाया गया तो उस समय भी तो विधायक रहे होंगे, सांसद रहे होंगे। तो 2012 में जब हरीश धामी बना, हरीश धामी अपने सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांध के गया, तो उसके बाद ही वो मृग विहार कैसे हटा? धारचूला मुंशियारी के लोग उत्तर प्रदेश के समय से जो है जनजाति का, अन्वाल समुदाय का आरक्षण मांग रहे थे। मेरे से तो बड़े बड़े दिग्गज वहां पे जो है जनप्रतिनिधि रहे, मैं तो कहीं भी नहीं उनके सामने। तो हरीश धामी के बनने के बाद ही क्यों वहां के लोगों को जो है पिछड़ी जाति का आरक्षण मिला? मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप संकल्प ले लो कि मुझे राजनीति नहीं करना, ये काम करना है, तो वो काम आप करा सकते हैं। और मेरा तो दुर्भाग्य है 2013 में मेरे मतकोट में, मेरा गृह क्षेत्र जहां मैं रहता हूं, निवास करता हूं, आपदा से सड़क टूटी, पूरी नदी ने वॉश आउट कर दिया। 20 बाजार से जो है एक सड़क कनेक्टिविटी बनाई गई। और उसके बाद जो है 16 राष्ट्रपति शासन लग गया। 17 चुनावी वर्षों में आपको पता है काम कितने होते हैं। हम सोच रहे थे बीआरओ करेगा। अब ये लगाइए 2013 से लेके 2026 में, इसमें ही एक शासनादेश हुआ होगा मतकोट बाजार का, अब जाके हुआ। जब भी चुनाव आए तो बरसाती मेढक डालते थे, एक विधायक अपने घर का विकास नहीं कर पाया। अरे भाई मुझे तो बीआरओ कहती मेरी सड़क नहीं है, उत्तराखंड सरकार कहती मेरी सड़क नहीं है। मैं 2 बार उसमें व्यक्तिगत बैरियर लगा चुका हूं, लेकिन क्या करूं, जनप्रतिनिधि हूं, बट आप लोगों का सेवक हूं। तो मजबूरन मुझे लोगों के लिए वो रास्ता खोलना पड़ता था। और जब बारिश हो जाती थी तो आज अगर जो जिस हिसाब का मौसम है, अगर कोई मेरे गृह क्षेत्र में, मेरे मतकोट में जाएंगे तो 2 फीट कीचड़ में जाएंगे। आज भी जब तक वो जो जियो है वो काम नहीं हो जाता, तब तक 2 फीट कीचड़ में जाएंगे। और जब तक नया अलाइनमेंट नहीं होता, नया सड़क नहीं बनता, अगर कोई एक बड़ी वाहन अगर उस रोड पर गुजर गई तो आप 2 घंटे जाम में फंसेंगे। ये स्थिति है। तो अब मैं अपनी पीड़ा कहाँ बताऊं। मैं जिलाधिकारी के कार्यालय में 4 दिन आमरण अनशन में बैठ गया, मुझे सबने लिख के दिया ये नहीं। अभी जब जाके फिर गांव वालों ने सामूहिक जो है धरना प्रदर्शन किया, हम लोग जब धरने में बैठे, जब मैंने कहा मैं विधानसभा में आमरण अनशन करूंगा, तब जाके अब जियो हुए। तो सरकार को आपकी ये रणनीति है ना, विधानसभा में बहुत दबंगई से रखो और फिर आपके, मैं देख रहा हूं कि आपके प्रपोजल फटाफट क्लियर होते हैं। देखिए मैं विधानसभा में ही नहीं, मैं तो 2015-16 में भी जंतर मंतर में भी नेटवर्किंग के लिए 5 दिन आमरण अनशन किया मैंने। जब कहीं से कुछ नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैंने, जब मैं विधायक बना तो 18-19 में मैंने विधायक निधि से पहला विधायक हूँ जिसने तमाम जानकारी लेने के बाद बीएसएनएल कंपनी को 26 लाख रुपए की धनराशि विधायक निधि से जारी की। मैं देख रहा हूँ आप इमोशनल हो गए ये सब बताते। उससे टावर बना। मैं आज कह रहा हूँ, मैं कभी मैं तैयारी नहीं करता हूँ। मैं विधानसभा में जो बोलता हूँ, जब मैं लोगों के बीच जाता हूँ, जब उनकी पीड़ा देखता हूँ, वो आंसू उसी के हैं। मैं देखता हूँ कि जब लोगों की दिक्कतों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि
आज भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हम अपने आप को कहते हैं हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, हम अपने लोगों को कहाँ सुविधा दे पा रहे हैं। आज भी मैं बता रहा हूँ, मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, कई गांव ऐसे हैं जहां मैं आज तक नहीं जा पाया हूं। अब ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या कहोगे आप। और जो विधायक आप कह रहे हैं अपने जो विधायक कई गांव तक आज तक नहीं जा पाए। हाँ, कई गांव हैं जहां मैं आज तक नहीं पहुंचा हूं। जैसे मल्ला जोहार का क्षेत्र है, आज तक नहीं जा पाया। रालम का क्षेत्र करीब 60-65 किलोमीटर से ऊपर है, बहुत ही कठिन वो है, जो माइग्रेशन ग्राम सभा है बनी हुई रालम, जहाँ पे भारत सरकार के निर्वाचन उसके जो है मुख्य निर्वाचन आयोग के जो है वो फंस गए थे। वो रोड आज भी राजीव कुमार जी, हाँ, वो फंस गए थे। मल्ला जोहार में देखिए, आज भी हर साल लकड़ी के पुल लगते हैं या फिर किसी को प्राण गंवाने पड़ते हैं जब वो आते हैं, स्लाइडिंग होती है। लेकिन धारचूला मुंशियारी के लोगों का जितना आपको लगता है उससे ज़्यादा कठिन वहाँ के लोगों का जीवन है। बरसात में जितने भी लोग काली, गोरी, मंदाकिनी और धौली के किनारे जो रहते हैं वो चैन से नहीं सोते। हर बरसात की रात उनके लिए चिंता की रात होती है। चाहे हमारा शेरा घाट की नदी हो, जाकुला, हमारी जो है रामगंगा के किनारे हो, नाचनी साइड को, वहाँ के लोग जब बरसात होता है तो वो चैन से नहीं सोते। उनको हमेशा भय बने रहता है कि कब वो जो है आपदा के चपेट में और मौत उनको जो है गले लगा लेगी। ये स्थितियाँ। आपने नेपाल मूल की महिला को धारचूला में एसटी आरक्षित सीट पे ब्लॉक प्रमुख कैसे बन गई, सवाल उठाया था, थोड़ा बताइए ना क्या था ये मैटर। देखिए, भाजपा के पास कोई महिला कैंडिडेट नहीं था वहाँ पे। उन्होंने, जो महिला की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी माँ हमारे गुंजी गांव की, लेकिन उनके जो पिताजी हैं वो नेपाल के आपके जो है छांगरू गांव के बोरा हैं। भाई, कास्ट हमेशा बाप से लिखी जाती है, लेकिन भाजपा का देखिए, इन्होंने उसको जो है जनजाति का सर्टिफिकेट जारी करके उसको ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पे बैठा दिया। मैं कह रहा हूँ, अगर आप उसको जनजाति मान रहे हैं तो हमारी जो अन्य बेटी बहनें वहाँ से शादी होके आई, उनको भी उनको भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट दे दीजिए, मेरा कोई विरोध नहीं रहेगा। लेकिन एसटी का कटआउट 1950 है, बिल्कुल, और वो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, वो भी राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। और हमारे भाजपा के मित्र कहते हैं कि इससे पहले जिला पंचायत रही। अरे भाई, मुझे तो पहली बार पूजा ग्वाल जो हमारे ओर से कैंडिडेट थी, उसने एक शिकायत पत्र दिया। उन्होंने कहा, विधायक जी, ये महिला उस गांव की है और ये जो है एसटी में नहीं आती, इनके फादर की जो है कास्ट बोरा है। तो उसी पे तो मैंने आपत्ति किया, उसी में भाजपा के मित्र पुतला जलाने लगे। भाई, मैं तो कह रहा हूं, अगर उसके बहाने अगर हमारी और अन्य बहु बेटियों को भी, अगर जो जिनकी जनजाति में शादी हुई है, उनको अगर कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मेरा तो फायदा ही है ना। मैं तो कुर्सी की लालच के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे पे अगर कोई व्यक्ति में वहाँ का सेवक होने के नाते अपनी परेशानियाँ मुझे बताएगा तो उसके लिए तो मुझे आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और जब मैंने उसके नेपाल से भी तथ्य इकट्ठे किए तो आज भी उसकी माता सरस्वती देवी के नाम नेपाल में ज़मीन है। नेपाल का जो अभिलेख है उन पर नाम दर्ज है। यहाँ तक कि उन्हीं का नहीं, उनकी चाची का भी जो है मैंने पूरा अभिलेख लेके रखा हुआ है। जबकि रिजर्वेशन का फ़ायदा आप बर्थ प्लेस में ही उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये नियम है। हाँ, केवल आपकी जाति आपके बाप से होगी, माँ से नहीं होगी। ठीक बात है। लेकिन यहाँ तो ये हो गया कि माँ से ही जाति दे दी गई। और उससे बड़ा जो है दुर्भाग्य, जो उस महिला की जो प्रमुख बनी, उसके नाना नानी की जो ज़मीन थी, उसके मामा नहीं है तो उसकी मम्मी के नाम चढ़नी चाहिए थी। दुर्भाग्य देखिए, कानून कहाँ जा रहा है। माँ के नाम न चढ़ा के सीधे जो है उसके भाई और उनके नाम चढ़ा रही। ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता। पहले रूल के हिसाब से उसकी मम्मी के नाम वो जमीन चढ़ेगी, वहां से फिर ट्रांसफर। हाँ, फिर वहां से ट्रांसफर होगा। एक और मुद्दा आपने उठाया कि कानून व्यवस्था को लेके कि पुलिस के अधिकारी एसओजी टीम चरस के कारोबार में लिप्त हैं, युवाओं को फंसा रहे हैं। चमोली का एक युवा जो फौज में भर्ती होने आया था, उसे कैसे ड्रग केस में फंसाया गया, ये पूरा मामला सबको पता है। ये क्या था? देखिए, जब मैंने पिछली बार हाउस में मामला उठाया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में एसओजी एज ए जो है कस्टमर बन के वहाँ के बेरोजगार युवाओं को लालच में फंसाने का काम कर रही है, तो उसी के तहत मुझे चमोली से एक लड़के का फ़ोन आता है रोते हुए
कि बोलता है विधायक जी मैं ये बोल रहा हूँ, मैं चमोली से हूँ, मेरा भाई जो है अग्निवीर में भर्ती हुआ था, लेकिन पुलिस वालों ने उसको लालच में ला के चरस के उसमें फंसा दिया और वो जेल चले गया। उसी का एक ताज़ा उदाहरण मेरे पिथौरागढ़ में भी है। मैं कह रहा हूँ जो इस तरह के काम करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, सजा मिलनी 100% किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं ऐसे लोग नौकरी करने लायक ही नशे नहीं के है। कारोबार करने वालों के सहयोग में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि एक आदमी जो उसमें पकड़ा गया वो तो ठीक था, दूसरा जो उसके साथ था बेचारा उसको बुला के उसको भी जेल डाल दिया गया। और यहाँ तक कि जब जिलाधिकारी को उसके लॉयर ने पत्र लिखा कि हमें सीसीटीवी के जो फुटेज जो है उपलब्ध करा दिए जाएं, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने दुकानदारों के यहाँ से व्यक्तिगत उनके हार्ड डिस्क, यहाँ तक कि नगर निगम का हार्ड डिस्क उठा के ले गए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, लोग जो इस ओर जो युवा बेरोजगारी में इस ओर जा रहे हैं, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। भाई सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये पर्वतीय क्षेत्र के लोग आखिर इस चरस के पीछे क्यों भाग रहे हैं। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो है बताया जाना चाहिए कि भाई इससे ये करोगे तो तुमको ये नुकसान होगा, तुम्हारे परिवार को क्या नुकसान होगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को क्या नुकसान होगा। इस पर कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन एसओजी की टीम बनाए जा रहे हैं, वो कस्टमर बन रहे हैं, वो पहले उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं, उनको छोटे छोटे पहले प्रलोभन में किसी 100 ग्राम किसी 200 ग्राम ऐसे खरीद रहे हैं, फिर उनको कह रहे हैं कि हम ये रेट देंगे। वो जब बेचारा इकट्ठा करके बल्क में ला रहा है, फिर उसको जो है आप जो है उसका नशे का कारोबारी घोषित करके जेल डाल लें। उससे अच्छा ऐसा क्यों ना किया जाए भाई, जिन जगहों में इस तरह के काम हो रहे हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि को बुलाया जाए, वहाँ के लोगों को बुला के गाँव में एक खुली जो है प्रोग्राम रखा जाए जागरूकता का, उनको बताया जाए कि भाई इन गलत कार्यों को करने का सजा ये है, जिससे कि आपको सजा ही नहीं मिलेगी बल्कि आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर इस तरह के अगर प्रोग्राम चलेंगे तो मैं मानता हूं कि ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने देखा कि जैसे गुंजी गांव है या आदि कैलाश है, प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ पर आए और पूरे वर्ल्ड के रना में वो पूरा एरिया है, तो जाहिर है वहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ पर लोग बड़े पैमाने पे आ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को मिल रहा हो। नहीं, प्रधानमंत्री जी आए उसका बहुत फ़ायदा हुआ। मैं खुद स्वागत करने गया था, मैंने धन्यवाद किया। बल्कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, हमारे कुछ प्रवक्ता जो आज वहीं चले गए, भाजपा में चले गए, उन्होंने लिखा था कि भाई कांग्रेस के विधायक को नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि मेरे यहाँ कोई भाजपा का नेता नहीं, देश का प्रधानमंत्री आया था और उस क्षेत्र का सेवक होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं उसका जो है स्वागत करूँ, क्योंकि वो देश का सवाल है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक पार्टी के नहीं। हमने उनका स्वागत भी किया। उससे जो है ये मानिए कि आप 100 गुना बूम उठा। कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन दुर्भाग्य जो वहाँ कई पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग कठिनाइयों के साथ वहाँ रह रहे थे, जब उनको लगा कि भाई अब टूरिस्ट भी आ रहे हैं, छोटे छोटे होम स्टे बनाएंगे, हमारे अपने बच्चों के लिए कुछ रोजगार करेंगे, सरकार ने जो है शिवधाम के नाम पे ही घोषणा कर दी, 1500 कुछ नाली जमीन जो है एक्वायर कर ली। अब जो ऑलरेडी शिव भूमि है उसमें आप क्या शिवधाम बनाओगे भाई? उससे अच्छा गांव के लोगों को जो है आप होम स्टे के तौर पर जो है उनको धन देते, उनको सब्सिडी देते, उनको कहते हैं कि आप बढ़िया करके सिस्टमेटिक तरीके से एक मैपिंग के तरीके से जो है आप होम स्टे बनाइए, वहाँ के जो लोकल कल्चर है उसको आगे बढ़ाएं। इस तरह से अगर प्रोत्साहन देते हैं और जो वहाँ के लोगों की भाई वो तो भारत तिब्बत व्यापारी रहे हैं, वो बेचारे माइग्रेशन ही करते थे, उनको ये नहीं रहा कि ये ज़मीन जो वो उनके मतलब कई पीढ़ियों से जो ज़मीन उनके बुजुर्ग लोग वहाँ पर जोत रहे थे, उनके पोजीशन में था कि वो ज़मीन एक दिन जब अच्छे दिनों के सपने होंगे, जब अच्छे दिन आएंगे तो सरकार उसको अपनी सरकारी भूमि घोषित करके उसको कब्जा कर लेगी। नहीं तो लैंड एक्विजिशन एक्ट है इस देश में, उस लैंड एक्विजिशन एक्ट में जब तक लोग ना तैयार हो तब तक आप लैंड एक्वायर ही नहीं कर सकते। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो यात्रा करी है वहाँ से, मैं वही तो कह रहा हूँ। इन्होंने तो दुर्भाग्यवश उनके शमशान घाट, उनके चरागाह, वो भी सब जो है पर्यटन के नाम कर दिए थे पहले, बाद में फिर जब मैंने हाउस में उठाया फिर संशोधित किया। इसी तरह हमारा मुंशियारी में नया बस्ती है, कालूराम नेताजी हुआ करते थे, कभी जमाने में हुए होंगे, मैंने तो नाम सुना देखा नहीं। मुझे जुलाई में 50 साल हो जाएंगे, मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन मैं सुनता हूँ कि उन्होंने केवल वही नहीं पूरे तराई से लेके सब जगह वहाँ लोगों को बसाने का काम किया। आज उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। जो पैसा वाला है, जो धन दौलत वाला, जो पावर वाला है, उसको कोई नहीं रोकता। लेकिन कोई गरीब अगर अपने लिए घर बनाने लगता है या वो एक छोटा सा होम स्टे बनाने की तैयारी करता है तो प्रशासन वहाँ पहुँच जाती, कहता है ये तो सरकारी ज़मीन है। भाई
सरकार को ये देखना चाहिए, जिन्होंने जब वहाँ तमाम संसाधनों का अभाव था, जब सबसे जटिल वहाँ पे रहना था, जब उस समय वो लोग वहाँ रहे, उस ज़मीन पर उनका पोजीशन था, तो आज जब वहाँ कुछ सुविधाएं बढ़ रही हैं तो सरकार को तो स्वतः ही संज्ञान लेकर पहला अधिकार उन्हीं का है, उनके नाम कर देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। अब थोड़ा पॉलिटिकल बात करें कि आपने मन बना लिया कि आप अब कांग्रेस से कहीं नहीं जाएंगे। बीच में आपको लेके बहुत खबरें उड़ती हैं कि वर्जी देखिए, हरीश धामी जो है वो बीजेपी में शिफ्ट हो सकते हैं, उनकी बातचीत कमोबेश फाइनल हो गई है। नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने कभी भाजपा में जाने की बात नहीं की, ना कभी मन में आया, ना कभी मेरे मन में ख्याल आया, ना आगे। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस को इसलिए जो है, कांग्रेस को छोड़ के भाजपा नहीं जा सकता, क्योंकि जब हरीश धामी कोई नहीं पहचानता था, जब मैं मात्र एक जिला पंचायत सदस्य था और एक यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि जिले का भी नहीं, खाली एक विधानसभा का अध्यक्ष था, तब कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया। तो मैं आज उस पार्टी को छोड़ के कैसे जा सकता, वो भी एक सैनिक पुत्र। लोगों की अटकलें गलत थी, लोगों ने कहा, मैं मानता हूं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए सीट छोड़ने के लिए कहा, लेकिन कभी उनसे नहीं कहा उस समय भी कि मैं भाजपा ज्वाइनिंग करूंगा, आप मुझे ये पद दे देना। मैंने यही कहा था कि मैं सीट छोड़ दूंगा, मेरे क्षेत्र का जो विकास रुक गया है वो विकास होना चाहिए। आप कसम खा के कहते हैं इस पॉडकास्ट में, परिस्थितियां कुछ भी हों, आप कांग्रेस में रहेंगे आखिरी सांस तक? देखिए, अगर मैं कांग्रेस छोड़ूंगा भी तो भाजपा तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। मेरा सिद्धांत उस पार्टी के साथ नहीं जा सकता, ये मैं आपको कह रहा हूं। कांग्रेस छोड़ूंगा तो क्या कांग्रेस से मन उठ गया क्या? नहीं, मन नहीं उठा। अगर कभी ऐसी परिस्थितियां बनी भी तो मैं निर्दलीय जाना पसंद करूंगा, लेकिन भाजपा में जाना तो मैं पसंद नहीं करूंगा। मैंने देखे हाल, जितने गए हैं 2012 में, सभी मेरे साथी तो थे, जितने लोग वहां गए उनके हाल देखे। बट आप कांग्रेस में क्या कद था और वहां क्या कद। आपने शुरुआत में कहा कि जितने मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादातर नाम कांग्रेसी बैकग्राउंड के, अब मान लीजिए वो कांग्रेस से बीजेपी में गए, उनको मंत्री पद मिल गया, और आपके यहाँ बीजेपी छोड़कर जो कांग्रेस बैकग्राउंड के थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए और एक को इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, तो एक आम कार्यकर्ता तो सोचेगा ना कि एक निचले व्यक्ति का क्या मतलब है, वो केवल दरी बिछाने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, जब मैं पहली बार विधायक बना तो वो हमारे पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष थे, और हरक सिंह जी 2007 में जो है CLP लीडर थे। बाकी तो हाईकमान का फैसला है, हाईकमान के फैसले को तो हम कभी चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज नहीं कर सकते, बट आप इतना बेबाक बोलते तो आपके मन में एक प्रश्न तो आता होगा ना कि हाँ, ये आम कार्यकर्ता में क्या धारणा जाती होगी, साहब ये हमें छोड़ के गए, आज ये फिर से उन्हीं पदों पे आगे बढ़े। मैंने भी तो दावेदारी की थी ना नेता प्रतिपक्ष के लिए, मैंने भी उसमें आवेदन किया था, उसी भावनाओं में और कुछ मित्रता की भावनाओं में मैंने भी कह दिया कि मैं सीट छोड़ दूंगा। ठेस तो पहुंचती है आदमी को, कोई भी हो, ठेस तो हर किसी को लगता ही है, चाहे कोई माने या ना माने। 2002 में पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए वातावरण बनाने का काम तो हरीश रावत जी ने किया, लेकिन आज हरीश रावत जी कहीं नहीं है। आज हरीश रावत जी कहाँ हैं? नहीं, ये वो ना 3 में ना 13 में। ये देखो, लोगों को राजनीतिक लोगों को लगता होगा, नहीं, राजनीतिक लोग ही कह रहे हैं कि वो बहुत नेग्लेक्टेड हो गए। मैं आज भी कह रहा हूं, दिल्ली ने उन्हें तवज्जो देनी छोड़ दी है, स्टेट के जितने लीडर्स तैयार किए हैं वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आपकी एक पर्सनल उनके प्रति आस्था हो सकती है, बट ये रियलिटी है। नहीं, ये लोगों की गलतफहमी है। जिस दिन हरीश राव जी एक आवाज लगा देंगे तो आज भी इस उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उन्हीं के लोग होंगे। आज भी कोई नेता अगर इस उत्तराखंड में जनमानस के दिलो दिमाग में बैठा रहता है और उत्तराखंड के लिए अगर लड़ता है या फिर उनकी बातें करता है तो हरीश राव जी। एग्री, बट हरीश धामी जी, राजनीति में क्या है, आप इलेक्शनरिंग माने रखती है। आप देखिए, आप 2017 में 2-2 सीटों से चुनाव हार गए, आप 2022 पे चुनाव हार गए, तो लोगों को लगता है कि भाई कितने भी बड़े नेता हो बट रिजल्ट तो है ही नहीं ना। देखिए, उनका हारना मैं उत्तराखंड का दुर्भाग्य मानूंगा। अगर जो उत्तराखंड के जो लीडरशिप है, जैसे हरीश रावत जी हैं, या उसमें जैसे खंडूरी जी को हरा दिया गया, अगर ये लोग, ये नेता अगर हारते नहीं तो उत्तराखंड कहीं और होता आज।
उत्तराखंड के हमारा जो जनमानस है वो जमीन से जुड़े हुए नेता जो उत्तराखंड के लिए जो चिंतित रहते हैं उनको भूलने जा रहे हैं, ये मेरा मानना है। अब मान लीजिए हरीश धामी जी, अगर आपको पता लगता है, जैसे अभी आप देखा कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको पता लगता है कि हरीश रावत जी नेग्लेक्टेड हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मैं तो हमेशा हरीश रावत जी के साथ हूँ और राहुल जी के साथ हूँ। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब मुझे टिकट मिला तो उस समय मैं मीन कांग्रेस से निष्कासित मेंबर था। 2010 में पिथौरागढ़ में रंजना देवी के खिलाफ जब हम लोग जिला पंचायत के सदस्य कांग्रेस के अविश्वास लाए थे तो हमको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, और मैं यूथ कांग्रेस से विधानसभा अध्यक्ष बनकर फिर मैंने एंट्री करी। उसके बावजूद भी मुझे टिकट दिया गया, जबकि मेरे यहाँ पे तो 18 साल ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पे रहे थे, कोई चेयरमैन रहे थे, बहुत सीनियर लीडर थे। हरीश धामी कहीं गिनती नहीं थी। जिस हरीश धामी को एक मात्र जिला पंचायत सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी ने टिकट दे दिया, तो मैं उस पार्टी को कैसे छोड़ सकता हूँ। और मैं इतना कह रहा हूँ, जब भी हरीश रावत जी के लिए या राहुल गांधी जी के लिए अगर हरीश धामी को अगर गर्दन भी कटानी पड़ी तो सीट तो मामूली बात है, सैनिक पुत्रों में गर्दन कटाने को भी तैयार होगा। मैं उस क्षेत्र का जो है सेवक हूँ जिस क्षेत्र के लोगों ने माननीय काशी सिंह जी को दरकिनार किया, भाजपा के लीडरों को दरकिनार किया और मुझे चुनने का काम किया 2012 में। तो उस क्षेत्र के लिए तो मुझे अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मैं हंसते हुए दूंगा। और मैं आज भी कहता हूँ, मैं ही क्या, मेरा पूरा परिवार उस धारचूला की जनता के लिए आजीवन ऋणी है। नहीं तो हरीश धामी भी सीट बदलने की कोशिश कर सकता था, इधर उधर जा सकता था। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जिस दिन मेरी जनता मुझे नकार भी देगी तो फिर भी मैं अपने आखिरी सांस तक मैं उस धारचूला मुंशियारी का सेवक, वहाँ का बेटा बन के काम करना पसंद करूँगा। हरीश रावत जी के अलावा कांग्रेस में कौन लीडर आपको पसंद है और आपको लगता है कि भाई ये जो कांग्रेस को बहुत मजबूत कर सकता है या कांग्रेस को वापस ला सकता है? देखिए, अभी जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, अगर ये सब एकजुटता से चुनाव लड़ाते हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल जी हैं, करण मेहरा जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं और हमारे यशपाल आर्या जी हैं और हरक सिंह जी, अगर ये मिल के लड़ाते हैं तो मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, अगर ये एक मन एक चीज़ से चुनाव लड़ते हैं तो 2027 में कांग्रेस को 50 सीट लाने में कोई माइकल हाल नहीं रोक सकता, क्योंकि भाजपा से उत्तराखंड के जनमानस का मोह भंग हो चुका है। एकजुटता पे आपका इतना क्यों दबाव है? मतलब आपने इस पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया? 2022 में भी हम सत्ता में आते आते चुके हैं, डिफरेंसेस के कारण, बिल्कुल इंटरनल आपस के कारण। आई थिंक अब एक नेता अगर दिल्ली को जा रहा है तो दूसरा जो है हमारा जो है गैरसैंण की ओर जा रहा था, या फिर कोई हल्द्वानी जा रहा था तो कोई हमारा जो है इधर को जो है आपके विकास नगर की ओर जा रहा था। यही कारण रहा कि 2022 हम चुनाव हारे। नहीं तो आप आकलन करिए, 2022 में कांग्रेस को हराने वाला कोई था ही नहीं। और आज तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये सब एक होकर चुनाव लड़ते हैं तो उत्तराखंड का जनमानस मन बना के बैठा है बट ये कि इस बार कांग्रेस को सत्ता देनी है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो गया है इस प्रदेश में। आप सब देख रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। ना उत्तराखंड के अधिकारियों को सही जगह बैठाया गया है, ना उत्तराखंड का जो कारोबारी उसको सही जगह पे है। तो ये उत्तराखंड अपने आप में जो मोदी जी के विजन पर जो विश्वास किया था, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है उत्तराखंड का जनमानस। तो आपको क्यों लगता है कि ये पॉलिटिकल लीडर्स एक नहीं है करके? क्या आपको लगता है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि इनके डिफरेंसेस खत्म? मुझे लग रहा है अब तो लग रहा है कि मैं जिस तरह से देख रहा हूं, जिस तरह से देहरादून में धरना प्रदर्शन हुआ था प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, गैरसैंण में जिस तरह से गोदियाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनसैलाब पहाड़ में 2500-3000 की जनसैलाब धरना प्रदर्शन के लिए आई थी, तो ये निश्चित तौर पे एक पहचान है कि भाई जनता के साथ साथ लीडरशिप पे उत्तराखंड के जनमानस को भरोसा हो रहा है कि ये अगर सरकार आती है कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए करेंगे। बट अगेन फाइट क्या होती है कि साहब मैं एकमात्र लीडर हूं या सीएम चॉइस में मैं सबसे आगे रहूं, ये दिमाग से कैसे हटता है? देखिए, बिकॉज ये सबसे बड़ा अपने आप को हर्डल है। अगर कोई नेता मुख्यमंत्री प्रपोज करके का चुनाव लड़ेगा तो वो सरकार नहीं आ सकती।
ओके, आप कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल गलती ना बिल्कुल करें, गलती नहीं करनी चाहिए। सामूहिक नेतृत्व में बिल्कुल। चुनाव लड़ें। सामूहिक नेतृत्व में और जीतने वाले कैंडिडेट को चुनाव दिया जाए। किसी पे ये नहीं कि ये मेरे गुट का है या मेरे गुट का, ये तो कतई खत्म होना चाहिए। और मैं तो ये और ये कहूंगा होता कि है। हाँ, इसमें ये 2022 में इसमें हुआ था, परिशमन होना चाहिए। ये 2022 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। हरीश भाई, धामी ये कह रहे हैं उत्तराखंड कि 2022 में गुटबाजी के चलते 2022 में गुटबाजी के कारण हुआ। जो कुमाऊं में हमको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उसका रीजन क्या था? आप बेहतर उत्तराखंड बता के सकते हैं। जनमानस चाह रहा था कि भाई हरीश रावत को एक मौका दिया जाए। जिस दिन हरीश रावत जी को रामनगर से लाल कुआं शिफ्ट किया गया, उसी दिन हम चुनाव हार गए थे। बट ये कॉम्प्रोमाइज तो लोगों रावत ने जी ने किया कम ना। से कम, अब उनने कंप्रोमाइज किया, लेकिन मैं मान रहा हूं ना कि उत्तराखंड के जनमानस जो 20 से 30% वोटर जो थे, उन्होंने ये मान लिया था कि जब भाई हरीश रावत जी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं रामनगर में, उनको वहां भेज दिया, तो इनको मुख्यमंत्री कहां बनाएंगे? वही रीजन था। मैं आज कह रहा हूं, बट हरीश रावत जी ने कोई चॉइस पे ये फैसला लिया होगा ना, मतलब एक रात में नहीं, थोड़ा देखिए, सा जब बदल उन्होंने जाता। अपने नॉमिनेशन सबकी तिथि निकाल दी थी, उसके बाद उनका सीट बदला गया। मैंने तो उनको आमंत्रित किया, आप धारचूला आइए। अगर वो धारचूला से लड़ते तो हम पिथौरागढ़ के चारों सीट जीतते। मैंने उनको डीडीहाट के लिए मना किया। मैंने कहा डीडीहाट आप जाएंगे तो आपके खिलाफ माहौल बनाएंगे। मैंने कहा आप धारचूला आ जाइए, मैं डीडीहाट शिफ्ट हो जाऊंगा। हम उनके नेतृत्व में 4 के 4 सीट जीतते। और डीडीहाट जाने पे इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया आप पे? देखिए, मैंने काम किया है, मेरे विधानसभा लगा हुआ है, लोगों को पता है मैंने काम किया है, और लोगों को विश्वास है कि ये व्यक्ति राजनीतिक नहीं है, ये जो बोलता है दिल से बोलता है, और उसको करने के लिए मर मिटेगा। बट हरीश धामी जी, अधिकांश सीटों में तो आपके पास कैंडिडेट भी नहीं है यार। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ये, या मैं इसको रीफ्रेज करता हूं, विनेबल कैंडिडेट नहीं है। नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे नेतृत्व को एक सही दृष्टि से देखना होगा कि कौन कैंडिडेट जीत रहा है। वो चक्कर अगर के हम फला नेता का आदमी अगर है, हम फला नेता का हाँ, आदमी है। अगर ये फला में जाएंगे तो फिर वो जीतने वाले नहीं है। मैं तो आज कभी कह रहा हूं, आप आपने कहा आपके राजनीतिक गुरु हैं हरीश रावत जी, कभी आपने उनको सलाह दी कि आप मेरे राजनीतिक गुरु हैं, आपकी उम्र को देखते हुए मैं आपसे नहीं, निवेदन उन्होंने करता हूं कि आप राजनीति से संन्यास लीजिए, और मार्गदर्शन मंडल हम कांग्रेस का ही बना के देखिए, उसमें आपको भेजते नहीं, हैं। मैं देखो उनको कभी संन्यास के लिए नहीं कहूँगा। आज भी आप देखते हैं जितना एक्टिव हरीश रावत जी हैं, उतना कोई नेता नहीं है किसी भी दल में नहीं। और पिछले महीने ही जब मेरे यहाँ धारचूला आए थे प्रोग्राम में, तो पार्टी के लिए, सरकार बनाने के लिए जो उत्सुकता उनके दिल में थे, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी कहेगी, मेरा सदुपयोग करना चाहेगी, तो मैं लोगों को एकजुट करके सरकार बनाने के लिए जो है जनता के बीच जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। उनका ये कहना था कि कांग्रेस की सरकार बने उत्तराखंड में, कांग्रेस फिर इस देवभूमि में वापस आए, और इस देवभूमि से पूरे देश में मैसेज जाए कि फिर पुनः कांग्रेस जो है पूरे देश में स्थापित हो रही है। गैरसैंण को लेके हरीश धामी क्या सोचते हैं कि आपको लगता है कि ये जो 2027 का चुनाव है, ये गैरसैंण के लिए भी निर्णायक होगा? देखिए, बिल्कुल गैरसैंण में राजधानी बनेगी तो जो अधिकारी आज देहरादून में ऐशो आराम में रह रहे हैं, वो पहाड़ की भौगोलिक रियलिटी जो है वहाँ की परेशानियों से उससे रूबरू होंगे। उनको पता चलेगा कि बरसात में, बर्फबारी में पहाड़ के लोग पहाड़ से भी विकट कठिनाइयों के साथ जीवन जीते हैं, क्योंकि सभी देहरादून में बैठे हैं, किसी को कोई सूद तो है नहीं। जब वहाँ पर बिजली नहीं रहेगी, भाई कैसे अंधेरे में लोग रह रहे हैं। जब मोबाइल टावर नहीं रहेगा, कैसे लोग रह रहे हैं। जब सड़क बंद होगी, कैसे लोग जो है पैदल चल रहे हैं। जब वहाँ पे जो है उनके बच्चों को उचित शिक्षा के लिए जो है विद्यालय नहीं मिलेंगे, या उनका ही अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो जब उनको हॉस्पिटल किसी में जाते हैं तो वहाँ से रेफर कर दिया जाएगा, तब उनको महसूस होगा कि पहाड़ के लोग किस परेशानियों के साथ, किस पहाड़ से भी विकट परेशानियों के साथ जीवन जी रहे हैं। जब तक महसूस नहीं होगा तब तक आदमी उस पर काम नहीं करेगा। जिस दिन किसी IAS अधिकारी को या किसी नेता को परेशानी हो जाएगी, किसी मंत्री को, कि भाई मेरे को तो आज अगर जहाँ पर मुझे 5 मिनट में इलाज नहीं मिलेगा, मेरी अगर डेथ हो रही है या मेरे परिवार में किसी की डेथ हो जाएगी, तो उस समय जब वो कष्ट उसको भोगना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ अगर उस पर इंसानियत होगी तो वो तत्काल जो है डिसीजन लेगा और काम करेगा। आज आप पहाड़ तो एक रिफर सेंटर हो गए हैं, यहाँ तक कि हल्द्वानी रिफर सेंटर है, हल्द्वानी में भी नहीं वो सुविधाएं।
एम्स बना है ऋषिकेश में जरूर, लेकिन कहाँ पहाड़ के लोगों को एम्स में जो है जगह मिल रही है? क्योंकि पहाड़ का आदमी सोचता है कि मैं हॉस्पिटल आ गया, मुझे तत्काल इलाज मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग पहाड़ में जो है पहाड़ के प्रति तो पेशेंस रख सकते हैं, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाते मैं देखता हूँ कि अगर 1-2 घंटे भी डॉक्टर नहीं आया तो फ़ोन करते हैं विधायक जी, वो तो कोई देख ही नहीं रहे। क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति लोगों ने वो कठिनाई नहीं देखी, उनमें कठिनाई देखी है इलाज के अभाव में लोगों की जो है जीवन समाप्त होती हुई, या फिर आपदा में किसी मौत होते हुए। किसी बहन को परसों पीड़ा में जो है डोली में लेती रास्ते में उसकी मौत होती हुई देखा। पुराने ज़माने में हम सुनते थे ना कि भाई पेट दर्द हुआ आदमी ख़त्म हो गया। अब हॉस्पिटल था नहीं, कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई जांच नहीं, तो हम केवल यही कहते थे भाई पेट दर्द हो गया, उसकी मौत हो गई। मैं सुनता था लोगों से। अब जब तमाम इस तरह के जो है उपकरण आ गए हैं, जब लोग जाते हैं तब किसी को पता चलता है इसको तो किडनी की परेशानी, किसी को हार्ट की परेशानी है। उसमें तो एक ही बात होती थी पहाड़ में कि भाई पेट दर्द से उसकी मौत हो गई, या कोई कहता था कि चक्कर आके गिर गया मर गया। ये नहीं कहता था कि भाई उसका जो है ब्रेन हेमरेज हो गया। आज भी पहाड़ों में बहुत समस्याएं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ मुंशियारी में तो डिलीवरी के लिए पिथौरागढ़ आते हैं, पिथौरागढ़ से भी रिफ़र कर दिया जाता है। तो ये पहाड़ में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक केवल मेरे धारचूला में नहीं है, जितना भी पर्वतीय क्षेत्र के जो विधानसभाएं हैं उन सब जगह ये परेशानी है। धामी जी, एक और मुझे बात बताइए कि ये जो उत्तराखंड क्रांति दल है, और अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि उनके जो यंग विंग है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आपको बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी उत्तराखंड में कोई भविष्य दिखता है, या आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला होगा? देखिए, मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा में ही होना है, लेकिन यूकेटी का जो आजकल परफॉर्मेंस देख रहा हूँ मैं, अच्छा हो रहा है। काश जब उत्तराखंड राज्य बना तब ये अगर विपक्ष में बैठते, उस सत्ता का विरोध करते, जब जब इनके पास विधायक आए, ये तब तक अगर उत्तराखंड की भावनाओं को लेकर अगर लड़ते, तो मैं आज मानता हूं कि आज उत्तराखंड में ना भाजपा होती ना कांग्रेस होती। यूकेटी ने अपने आप को खुद खत्म किया। बट आपको लगता है अभी आगे बढ़ने को ग्रस्त मुझे है? एक समय याद है 2008-9 में बर्म में मेरे यहाँ एक आपदा आई थी जिसमें 6-7 लोगों की डेथ हो गई थी। मैं एक जिला पंचायत सदस्य था, तो मैं एक प्राइवेट कंपनी की मशीनों को लेकर हाफ पैंट में सर पे एक जो है टॉवल बांध के रोड खुलवा रहा था। हमारे काशी सिंह गिरी जी काफ़ी सीनियर लीडर्स थे, वो वहाँ पे उसमें शायद हिल्ट्रॉन के चेयरमैन थे या कुछ थे, वो भी आए थे। मैंने उनसे कहा था कि बड़े भाई, मैंने कहा अगर ये रास्ता नहीं खुला, यहाँ के लोगों को अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि 2012 में आप और मैं आमने सामने हो। लोग उसको साथ देते हैं जो धरातल पे। मैं जब 2003 में बीडीसी मेंबर बना, मैं तब से संघर्ष कर रहा हूँ। मैं अगर मेरे गोरीछाल क्षेत्र में अगर सड़क बंद होती थी तो मैं किसी न किसी का मशीन पकड़ के कभी खुद ड्राइव करता था, कभी किसी को लगा के मैं उन रोडों को खोलने का काम। तो आप अपने सहयोगियों को टिप्स नहीं देते कि अब चुनाव कैसे जीता जाए करके? ये मेरे सहयोगियों के बदौलत में हूँ, मैं अपने आप में नहीं हूँ। मेरे जितने मित्र मंडली, विधायक सहयोगियों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इस बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर होता है, ज्यादातर लोग 50% तो हार ही जाते हैं चुनाव। अब कौन सुनता है किसी की बातों को? अगर मैं किसी को ये टिप देने लगूं तो कहेगा यार ये तो अपने आप को बड़ा समझ रहा। अदरवाइज मैं कह रहा हूं, अगर हम अपने जनता के लिए अगर लड़ मड़े ना तो जनता आपके साथ रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं हरीश धामी गुंडागर्दी कर रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर मैं किसी अधिकारी को या किसी नेता को अगर मैं अपने क्षेत्र के मामले में अगर मैं हाथ उठा दूं, मैं जेल चले जाऊं, तो मेरी जनता कहेगी ये है हमारा विधायक। वो खुश होंगे, वो कहते हैं कि इसने काम किया। मेरे क्षेत्र के लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र आगे रहे, हमारा नेता हमारे लिए लड़े। कभी नौबत आई ऐसी कि आपका गुस्सा बिल्कुल आया। सुशीला तिवारी वाली एक वीडियो अभी भी यूट्यूब में आपने देखा होगा। मैंने नहीं देखा। मैंने 9 बजे से एक हमारी जो है एक महिला थी, एक बच्ची थी, उसका मिस कैरेज हो गया था, तो उसका ऑपरेशन होना था। 9 बजे से मैं फ़ोन करते रहा, ये 2017-18 की बात है। मैं फ़ोन करते रहा, 12 बजे जब वो रोने लगा लड़का, उसने कहा भाई साहब मेरी बीवी मर जाएगी, बचा लो। तो मैं अपने यार दोस्तों के साथ अपने घर पे बैठा था, खा पी रहे थे, तो मैं उसी हालत में चले गया। जब मैं गया, मैंने डॉक्टर से कहा तो उसने मेरे पे बोतल फेंकने का काम किया। तो हमने हाथापाई की, ज़रूर किया। बहुत से लोगों ने ऐसे पे मुकदमा लगाओ, मैंने कहा लगा दो भाई।
बल्कि ये कहने लगा कि हरीश धामी शराब पी के आया था। मैंने कहा रात के 12 बजे उत्तराखंड सरकार जब दारू बेच रही है, लाइसेंस दे रही है, रात के 12 बजे मैं अपने घर में किस स्थिति में हूँ, किस में हूँ। लेकिन मेरा कहीं पे मेरे क्षेत्र की जनता अगर मुझे बुलाएगी तो मैंने कहा मैं जाऊँगा। मैंने कहा मेरी नैतिकता, मेरी जिम्मेदारी। जब मैं वहाँ गया, जब मैंने बवाल किया वहाँ पे, तब जाके उस बहन का ऑपरेशन हुआ, तब वो बहन बची। क्योंकि जब मैंने देखा तो उसके पति को वहाँ पर गार्ड मार रहे थे, डॉक्टर और गार्ड। मैंने कहा क्यों मार रहे हो? तो कह रहे हैं शराब पिया हुआ है। अरे तो मैंने कहा क्या गलती कर दी भाई, उत्तराखंड सरकार लाइसेंस बांट रही है, घर घर दारू बेच रही है। मैंने कहा ये बेचारा अपनी बीवी को बचाने आया था, 9 बजे से तो मुझे फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा 9 बजे से लगातार मैं फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कहा 12 बज गए, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैंने कहा ये अपनी पीड़ा अगर यहाँ पर बता रहा है, इसने खा पी भी लिया था, मैंने इसको मारने का अधिकार तुमको किसने दिया भाई? इसीलिए मैं कहता हूँ भट्ट जी, देखो मेरा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मुझे मेरे क्षेत्र के विकास के लिए, मेरे क्षेत्र की जनता के हितों के लिए अगर गुंडागर्दी करना पड़े, तो मैं कहता हूँ मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। मेरे बाप ने देश की सीमाओं के लिए वहाँ गुंडागर्दी करी और मैं उसी का खून हूँ। और मुझे अब जो जिम्मेदारी दी गई है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों के लिए मर जाऊं या किसी को मार दूं, तो मुझे उस पर कोई जो है गिला शिकवा तो आपके इस बिहेवियर में आपकी धर्मपत्नी नहीं कहती आप अपना एटीट्यूड ठीक करो, आप अपना बिहेवियर ठीक करो, ये अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो भी जानते हैं कि भाई ये आदमी जो है बातों में आने वाला नहीं, ये अपने दिल का फैसला लेता है। और मैं तो भगवान भोलेनाथ का जो है शुक्रगुजार हूँ। हमेशा भोलेनाथ ने मुझे जो है अपना आशीर्वाद दिया है। और मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र होते हैं। मैं कहता हूँ जिसको जो करना है करो भाई। जो आदमी दिल से साफ है, जो किसी के लिए अपने मन में पाप नहीं सोचता, तो मैंने कहा उसका भगवान रक्षा करता है। कभी आप सोचते हैं यूकेडी जैसी पार्टी पे भी जाने के बारे में? मैं दिल से बताइए कि जो आपके दिल में आता है। देखिए, कभी कभी उत्तराखंड के जो हालात हैं उसको देख के लगता है कि क्षेत्रीय दल होना चाहिए। जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी, लेकिन वो अपने जो मेन जो उनके जो है मैनिफेस्टो थे उससे भटक गई। अगर उत्तराखंड क्रांति दल अपने मैनिफेस्टो में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद चलती तो शायद हरीश धामी कांग्रेस में नहीं, हरीश धामी भी वहाँ एक जो है कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। लेकिन जब वो भटक गए हैं तो अब खाली चुनाव में हल्ला करने से इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी उनको जो है संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, त्रिपाठी जी और दिवाकर, स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी, स्वर्गीय त्रिपाठी जी, हमारे माननीय काशी सिंह जी एरी जी के नेतृत्व में, तो उनके रास्ते पर चलकर अगर ये सही तरीके से करेंगे तो मैं मान सकता हूँ कि एक समय फिर उत्तराखंड क्रांति दल का होगा। एक और मैं जानना चाहता हूँ डिलिमिटेशन को लेके। अभी डिलिमिटेशन होना है, हमारी आपकी सबकी बड़ी चिंता, हमारे पहाड़ों की सीटें और कम हो जाएंगी, पहले ही कम हो चुकी हैं अगर आप देखें। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेके? मैंने इस मामले में सत्ता विपक्ष सबसे मैंने कहा कि हमको सर्वदलीय एक होकर हमको मांग करनी चाहिए। उत्तराखंड में मैदान में जनसंख्या के आधार पर सीट हो और पहाड़ में क्षेत्रफल के हिसाब से भौगोलिक परिस्थिति पर सीट होना चाहिए। पर एक डिलिमिटेशन के 2 क्राइटेरिया कैसे हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ये उत्तराखंड राज्य तो हमने पहाड़ के लिए मांगा ना, कि भाई हमने वो केवल उत्तराखंड नहीं हो तो पूरे हिमालयन स्टेट पे लागू होगा ना? फिर नहीं होना चाहिए ना। अब हमारे बगल में मित्र राष्ट्र हमारा नेपाल है, उसमें देखिए ना मुक्तिनाथ वाली सीट में, मैं जब पिछले साल मुक्तिनाथ दर्शन के लिए गया था 2 जनवरी को, तो जब मैंने वहाँ पर पता किया तो 1500 में वहाँ सांसद है, 1500 वोटों में। तो हिमालयी राज्यों में इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में क्यों नहीं हम जो है सीटों को बढ़ाकर उस क्षेत्र का विकास कर सके? भाई देखो, मैदान में भी 5.25 करोड़ रुपये विधायक निधि है, पहाड़ में भी उतना ही है। अगर मैदान में 10 लाख रुपए में हम एक पूरी सड़क बना सकते हैं किलोमीटर के हिसाब से, तो पहाड़ में हम जो है वही 50 लाख में वो सड़क नहीं बना सकते। ठीक बात है, क्योंकि जो सीमेंट का कट्टा हमको यहाँ 300 रुपये में मिलता है, वहाँ 1500 1600 में मिलेगा। जो अब यही इतना ही अंतर लगाए ना, जो 1 रुपये किलो नमक हम उधर खरीदते थे पिथौरागढ़ या हल्द्वानी इधर को, तो गुंजी में वो 100 रुपये किलो बैठता था। तो पहाड़ का जो मानक है विकास के लिए, जो वहाँ का एक तो सीट जो है क्षेत्रफल पर निर्धारित होना चाहिए, दूसरा मैदान और पहाड़ का बजट का मानक चेंज होना चाहिए। वहाँ का जो डिस्टेंस है उस आधार पर वहाँ के विधायकों के लिए बजट होना चाहिए। आपके जीवन का अभी तक का सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा, आप बताइए आज इस पॉडकास्ट में। देखिए, मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव रहता है मैं जब
किसी की मदद कर पाता हूँ। मैं कहीं पर अगर मैं किसी को मदद कर पाता हूँ और मुझे जब मैसेज आता है कि ये हो गया, तो मैं उस दिन मैं अपने आप को सबसे खुश मानता हूँ। अन्यथा मैं जब जब क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, जब लोगों से मिलता हूँ, तो शाम को मुझे ऐसा लगता है कि ये नेतागिरी बेकार है, क्योंकि हम उसकी मदद नहीं कर सकते। बल्कि मैंने एक बार हाउस में, जब हमारी सरकार थी, मैं लाया था कि मैंने कहा विधायक निधि की जगह विधायक को फाइनेंशियली पावर होना चाहिए। अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, किसी गांव में किसी बेटी की शादी होनी है, बेटी की इलाज होनी है, या किसी बुजुर्ग का घर बनना है, या बुजुर्ग का इलाज होना है, या उसके बच्चे की पढ़ाई का हो, तो उसको एक विधायक को जो है एक पावर होनी चाहिए कि इतना पैसा वो वहाँ पे तत्काल चेक काट के दे सके। लेकिन मैंने कहा उसमें एक कानून ये भी होना चाहिए, अगर मैं सौतेलापन करता हूँ या वहाँ पे अपने लोगों को देता हूँ, तो तत्काल प्रभाव से उसकी विधायकी खत्म होने का, करने का भी जो है चेक एंड बैलेंसेस तो रहना बिल्कुल चाहिए। एक उसमें भी निर्णय होना चाहिए। क्योंकि जब मैं जाता हूँ गाँव में, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ किसी को मकान बनाना है, वो मकान के लिए मेरे पास आते, तो मैं कहता हूँ भाई ये तो प्रधान की उसमें है, लेकिन वो बेचारा प्रधान भी क्या करेगा, सरकार जितना देगी उतना ही कर पाएगा। और जैसे आज भी आप कई गाँव में देखेंगे जिसको बीपीएल का राशन कार्ड जिसका होना चाहिए, उसको बीपीएल अंत्योदय नहीं है। जो सर्वसंपन्न है वो जो है बीपीएल और अंत्योदय के कार्ड लेके बैठे हैं। और मैं अक्सर देखता हूँ पहाड़ों में बहुत अच्छे जो है स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन मैदान का अभाव है, या फिर किसी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, या फिर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन मजबूरन उसको जो है इंटर करते नौकरी की खोजबीन करनी पड़ती है, क्योंकि उसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ये नहीं कि उसको आगे बढ़ा सके। इसलिए सरकारों को मैं कह रहा हूँ कि ये फ्री का सब कुछ बंद करके एजुकेशन और स्वास्थ्य में ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग आगे बढ़ सकें। ये जौलजीबी का जो 4 लेन रोड बना था, रणनीतिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या स्टेटस है? देखिए, अभी भी रोड जैसे कि तैसी ही है, अभी भी उसमें समय लगेगा। अभी भी जिस तरह से वो रोड बननी थी वो नहीं बन पाया। और एक सड़क हमारी आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, जहाँ मैं रहता हूँ मतकोट के बाद देवीबगढ़ से बोना होते हुए, बोना तोमिक होते हुए, ऊपर एक धरतीधार है, वहाँ से होते हुए वो निकलनी थी आपकी दर तेजम से, फिर वो जानी थी हमारी जो है आपका लास्ट जो हमारा वो एरिया है आपका दारमा वैली, और दारमा वैली से टनल होते हुए वो निकलना था आदि कैलाश पे। उस सड़क की ओर सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि आज भी जिस हिसाब से पहले स्थिति देख रहे थे कि चाइना नेपाल के बहुत नज़दीक था, और अगर कभी चाइना अगर नेपाल के माध्यम से अगर हमको अटैक करता, तो चाइना नेपाल के जो रोड है हमसे अब स्टीम में और हम डाउन में, और अगर वो सड़क बनती तो हम सीधे यहाँ से देहरादून से सीधे हम जो है ग्वालदम होते हुए आपके कर्णप्रयाग पे ग्वालदम होते हुए सीधे हम निकलते बागेश्वर कपकोट के रास्ते कक्कड़ सिंह बैंड से सीधे कालामुनी, बिरथी फॉल कालामुनी होते हुए मुंशियारी से मतकोट से हम सीधे बोना तोमिक निर्तोली वाला एरिया करके सीधे हम अपनी सीमाओं पर जाते हैं, और उससे बहुत फ़ायदा होता है। ये जो हमारा 25 साल का पूरा सफ़रनामा है, इसको कैसे समअप करेंगे आप? मतलब आपका अनुभव क्या है? देख, मेरा अनुभव वही है कि 25 साल केवल हम जनप्रतिनिधि, जिसमें मैं भी हूँ, या फिर यहाँ के कुछ अधिकारी हैं, या फिर यहाँ के जो व्यावसायिक लोग हैं, या फिर ये मानिए कि जो नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनका विकास हुआ है। बाकी उत्तराखंड आज भी जैसे उत्तर प्रदेश था वही हाल पे है। उत्तराखंड में ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जाएं जो उत्तराखंड के लिए सच्चे तौर पर चिंतित हैं कि उत्तराखंड का कैसा विकास हो, और उत्तराखंड के लोगों को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, और उत्तराखंड में किस तरह होना चाहिए। क्योंकि आज ये उत्तराखंड, कभी हम जमाने में जब छोटे होते थे तो हम बरेली का नाम सुनते थे, या फिर रामपुरी चाकू का नाम सुनते थे। आज वही हाल ये उत्तराखंड का हो गया। चाहे हल्द्वानी की स्थिति देखो, उधम सिंह नगर की देखो, हरिद्वार की देखो, देहरादून की देखो, उत्तराखंड का जो आदमी है, यहाँ का जो जनमानस है, आज वो भी अपने आप को जो है परेशान महसूस कर रहा है। बल्कि देहरादून के आप जो सीनियर सिटीजन है, कभी बढ़ जाए आप उनके साथ मिलिए, उनसे कहिए, तो कहेंगे उत्तराखंड राज्य बनने से पहले ये देहरादून कैसे जाना जाता था, कितने शांत और कितने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जाना जाता था। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद अगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो देहरादून को हुआ है। और इतना क्राइम बढ़ गया है,
कि हमारे उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा के जो जितने भी क्रिमिनल हैं वो सब इस उत्तराखंड में बस गए हैं और बोलबाला उन्हीं का चल रहा। तो उत्तराखंड का जनमानस इस उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है। कभी हम देखते थे कि जहाँ जिस उत्तराखंड में कभी कभार अगर कोई हत्या हो गई, ये हो गई, तो वो कहीं बरेली हरेली इधर को सुनते थे या फिर सहारनपुर की ओर सुनते थे, मुजफ्फरनगर की ओर। उत्तराखंड कमोबेश शांत, बिल्कुल बहुत शांत था। लेकिन अब तो हमको ये लगता है कि हमें हमारे घर में कब कौन ठोक के चले जाए कोई पता नहीं। देखो इस उत्तराखंड में कहना नहीं चाहिए, हमारी सरकार भी रही, हमने ऊर्जा के क्षेत्र में काम नहीं किया। जब हम अलग हुए हमने कहा ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, जबकि सबसे ज़्यादा संभावना है ऊर्जा के क्षेत्र में। अगर यहाँ प्रोजेक्ट बनते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मान के चलिए कि हम जो है उत्तराखंड के ही बेरोजगारों को नहीं, अन्य राज्यों के बेरोजगारों को भी रोजगार देने की क्षमता रखते हैं। कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। मेरे यहीं देखिए आप, बाली परियोजना 330 मेगावाट है, धौली गंगा फेज़ 2 है, गौरी गंगा फेज़ 1 फेज़ 2 है, जुम्बागार है। मैं जब 2012 में विधायक बना तो 2012 में बड़े बातों को लेके ना एक सोच बन गई है कि भाई क्योंकि सिस्टम जो 4-5 है, डिजास्टर आएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। आज भी अब रैनी को देखिए ना, मैं बाहर के लोगों के साथ जब बैठता हूँ, मैं कहता हूँ यार पावर प्रोजेक्ट का काम अलॉट कर रखा, काम नहीं कर रखा, तो कहते हैं भाई सरकार का कोई क्लियर पॉलिसी नहीं, सरकार की पॉलिसी से घबराए हुए हैं। अब एनएचपीसी जैसी जो है मेरे यहाँ धौली गंगा फेज़ 1 फेज़ 2 है, धौली गंगा जो है 240 मेगावाट है। वो ये कहते हैं कि अगर उत्तराखंड सरकार अपना कुछ टैरिफ कम कर दे तो हम ये दोनों परियोजनाएं बनाने को तैयार है, कि नहीं तो जो मार्केट रेट है उससे उनके कॉस्ट आगे जा रहा है। अगर ये परियोजनाएं बने तो मैं कह रहा हूँ 10,000 युवाओं को तो उन्हीं परियोजनाओं में रोजगार मिल जाएगा। अब पर्यटन की बात हम करते हैं, लेकिन जितने भी पर्यटन स्थल हैं, कहाँ रास्ते अच्छे हैं, कहाँ उन पर सुविधाएं दी जा रही हैं। हम खलिया में जब हमारी सरकार थी, हम रोपवे के लिए जो है प्रस्तावित कर रहे थे, रोपवे की तैयारी कर रहे थे। मैंने 1-2 जो है पीपीपी मोड़ पे 1-2 कंपनियों से हमने संपर्क भी किया कि आप पीपीपी मोड़ पे उसको बनाएं। आज भी खलिया जो है पैदल रूट बना हुआ है वहाँ के लिए, ये तो मानिए ढंग से चलने के लिए रास्ते नहीं है। वैसे हम दारमा वैली की बात कर रहे हैं, वैसे जोहार वैली की बात कर रहे हैं, रालम वैली की बात कर रहे हैं, बल्कि रालम वैली तो ऐसा है वहाँ पैदल चलने को रास्ता नहीं। हमारा गाँव है, माइग्रेशन विलेज में भी नहीं है वो, आपका जो है माइग्रेशन विलेज में भी रालम नहीं जुड़ा। बट आप बार बार फोकस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये तो आपका फेलियर है। आप इतने टर्म से वहां पर विधायक, आप रास्ता नहीं बना पाए। हमारी सुन कौन रहा? सबसे बड़ी बात यह है ना, मैं तो देखिए कोई भी कार्रवाई देखिए आप, जब से मैं विधायक बना हूं, मेरे सरकार से लेके अभी तक कोई भी विधानसभा की ऐसी कार्रवाई नहीं है जब मैंने आपदा से संबंधित, वहाँ के जो है परियोजनाओं से संबंधित, वहाँ के विकास के लिए मैं लड़ा नहीं हूँ। मैं हमेशा लड़ा हूँ। मेरा दुर्भाग्य यही है कि हम सरकार में नहीं आ पाए, और ऊपर से दूसरा कि सांसद भी हमारा नहीं है, सांसद भी सुनने को तैयार नहीं है। भाई जब मैंने पहाड़ को लेकर, जब देश के प्रधानमंत्री जी कैशलेस की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक छोटा सा जो है आईना दिखाने का काम किया सरकार को कि भाई विधायक निधि से पैसा देकर भी मोबाइल टावर लगाए जा सकते हैं। उसको देखते हुए त्रिवेंद्र जी ने एक कैबिनेट से डिसीजन लिया था कि कोई भी प्राइवेट कंपनियां जो उत्तराखंड में टावर लगाना चाहेगी, सरकार 40 लाख रुपए उसको जो है अपनी तरफ से देगी। लेकिन एक भी टावर नहीं लग पाए, और हर बार जो है हम सुनते हैं कैशलेस डिजिटल इंडिया में। कल परसों में दिल्ली था तो मेरे को फ़ोन आया तल्ला जवाहर से, बोला विधायक जी गैस के लिए। तो मैंने जब बात किया तो वो कहने लगे कि भाई आप जो है या तो ऑफलाइन वहाँ पर जाके गोदाम पर बुक करिए या ऑनलाइन करिए। अब जो बेचारे जिसके पास मोबाइल ही नहीं है वो ऑनलाइन कहाँ से करेगा? अब तल्ला जवाहर का आदमी मुंशियारी गैस गोदाम पर जाता है तो उसको 500 रुपये अतिरिक्त पड़ रहे हैं। उसके अलावा भी अब जिसके बुजुर्ग है या जिसके बच्चे नहीं है घर पे, आपको पता है कि पहाड़ों में तो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग, युवा तो सब बाहर हैं। अब वो बेचारा जो जाने की स्थिति में नहीं है तो कैसे गैस बुक करेगा? मैंने जिलाधिकारी से कहा, मैंने कहा या तो भाई सरकारों ने जगह जगह वो गोदाम बनाए होते तब तो मैंने कहा ऑफलाइन करते। मैंने कहा आप एक कैंप लगा दीजिए, कैंप में आप देखिए सत्यता है या नहीं है। मैंने कहा कैंप लगाइए भाई, उन बेचारों को जो निराश्रित हैं या जो जिनके बच्चे घर नहीं है, जो नहीं जा सकते हैं, उनकी जो है एक सत्यता प्रमाण पत्र के साथ उनको जो है ऑफलाइन गैस बांट दीजिए। तो ये तो पहाड़ की समस्याएं हैं। अब बहुत से गांव ऐसे हैं जो ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी आते हैं, तो बेचारे गांव से पहले टावर के लिए आते हैं या फिर कहीं चोटी पे चढ़ते हैं जहाँ पर उसको मोबाइल का नेटवर्क मिल जाए, फिर वहाँ से वो बुक करता है, फिर उसके बाद आता है। नहीं तो भाई ऊपर हमारे ब्यास वैली या दारमा वैली या इधर चौदास वैली के लोग, ये हमारे ऊपर जो है तल्ला दारमा के लोग, ये लोग अगर गैस बुक करने हैं
धारचूला आएंगे तो उनको आने जाने में 2-2,500 रुपये उनका आना जाना रहना खाना लग जाएगा। उसी तरह मल्ला जोहार के लोग हैं। मल्ला जोहार तो ये है कि मैं बोडियार से ऊपर आज तक मैं नहीं जा पाया हूँ। मल्ला जोहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मैं पहुंचा हूं। मेरा ये तीसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, इतनी विकट स्थिति है। मैंने कोशिश भी की तो मैं बोडियार से मुझे हेली से रेस्क्यू करना पड़ा सरकार को, मैं वहीं बीमार पड़ गया। और लोग वहां रहते हैं? बिल्कुल, पहले तो केवल माइग्रेशन के समय रहते थे, अब तो कई लोग अपने उसके लिए जो है घरों को जो है बचाने के लिए, गांव के चौकीदारी के लिए हर गांव में एक आध लोग जो है वहाँ रहते हैं। चाहे कुटी की बात करो या हमारे मल्ला जोहार की बात करो, तो ये तो बड़ी विकट भौगोलिक परिस्थितियों के गांव हैं। अब जैसे हम नामिक की बात करते हैं, 27 किलोमीटर दूर है, रोड तो बन रही है। जब हमारा रामगंगा के किनारे से जो सड़क बनी है होगरा की, अगर वो सड़क हम दुरुस्त नहीं करते हैं तो नामिक के लोग उड़ के थोड़ी जाएंगे उस रोड पे। होगरा तक तो उनको भी 11-12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे उनको जो है सुविधाएं मिलेंगी। तो मैंने देखा है धारचूला मुंशियारी के जो भी ऑफिसर्स काडर के लोग हैं वो अपने गांव को हमेशा ऊपर रखते हैं, अपने कल्चर को, गांव को। जी, उसके लिए तो मैं उन तमाम अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बल्कि इवन यहाँ तक कि वो गाँव में प्रोग्राम भी करते हैं, फेस्टिवल टाइप के जब भी होते हैं या कोई भी काम होता है वो गांव में आते हैं, और विशेष तौर पर वो अपने गांव से, अपनी माटी से जुड़े हुए हैं। और विशेषकर मैं देखता हूँ रंग समुदाय का, भाई उनका जो एजीएम होता है, वार्षिक उत्सव होता है, एक अगर हल्द्वानी में हो रहा है तो एक दुरुस्त गाँव में होता है। जैसे पिछले साल ही था, रूंग में हुआ था। हमारे जो है रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी साहब नपलचल साहब उसमें थे, हमारे अरविंद यागी जी थे, मतलब जितने भी अधिकारी हैं, नबियाल जी हैं, नपलचाल जी हैं, गरीबियाल जी, ये जितने भी लोग हैं ये वहाँ से जुड़े हैं, वहाँ की माटी से जुड़े हैं। और अक्सर वो मदद भी करते हैं गाँव के लोगों को, वो फंडिंग भी करते हैं। जैसे हमारे इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब नरेंद्र जंगपांगी जी हैं, मुंशियारी के है, तो उनका घर मतकोट हुआ लेकिन मुंशियारी एरिया के हमारे हैं। वहाँ के बच्चों को एजुकेशन के मामले में हो या फिर वहाँ पर कैंप कराना, हमारे जो है पांगती जी है हॉस्पिटल वाले, आपके दृष्टि वाले हल्द्वानी में, वो लोग करते हैं। हमारे भारत सरकार में एम्स में जो डॉक्टर रहे हैं जीवन तितियाल जी, और उनके भाई जो अभी मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी के प्रिंसिपल हैं, ये लोग भी आई कैंप लगाते हैं वहाँ पे। मैं वहाँ के जो डॉक्टर हैं या जो अधिकारी हैं, मैं उनका तो हमेशा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हैं और वहाँ के लोगों को मदद करते हैं। धामी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हम कभी कभी सोचते हैं ना कि इस व्यक्ति को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे पता लगा आपसे मिलके कि आई थिंक हम लोग पहली बार ही मिल रहे होंगे, ऐसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। बट अच्छी बात है, कोई व्यक्ति दिल से बोलता है, साफ तरीके से बोलता है, पूरी ताकत से बोलता है। और आपकी एक बात से मैं बिल्कुल वाकई हूँ कि हमें अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, बिकॉज ये जो राज्य है बड़ा अल्टीमेट राज्य है, ऐसा कहीं नहीं है दुनिया में। तो इस राज्य को कैसे आगे ले जाना ये हमको तय। जो मैं अपनी विधानसभा में घूमते समय जो पीड़ा मुझे महसूस होती है, मैं उसी को हाउस में बयां करता हूँ। स्कूल पढ़ते समय मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास हुआ। इंटर मैंने जो है उससे किया, क्या कहते हैं, इग्नो से किया है। भाई मैं तो एक था ना, मैं ही सोचता था 8 पास करना है, सैनिक का बेटा हूं, मुझे ब्लड रेशन में छूट मिलेगी, मुझे भर्ती हो जाऊंगा। और ऐसा नहीं, शारीरिक रूप से भी मैं मजबूत था। जो मेरे साथ के उस समय के हैं, कई लोग रिटायर आ गए हैं, वहाँ के जो लोग हैं, कभी आप जाइए तो पूछिए। मैं वहाँ आलू हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो जो बट्टे होते हैं 50-50 किलो के बांट लोग रखे रहते थे भारी। तो मेरा एक काम होता था, मैं शाम को जब निकलता था तो 2 हाथों से 50-50 किलो के बांट पकड़ के सीधे कंधे के पीछे फेंकता था। और स्कूल में भी जब खाली पीरियड होता था तो मैं शॉर्ट फुट फेंकता था, मैं गोला जिसको हम कहते हैं, मैं उसको फेंकने का काम करता था। और 110 किलो का मेरा जो है वेट था। फुटबॉल खेलने नहीं आता था ढंग से, लेकिन वो फुटबॉल खेलता था। एक मकसद होता था, या तो बॉल उड़े या खिलाड़ी उड़े। मैं कोई से लोग कहते ना कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ, मैं नहीं कहता, और ना मैं कभी इसकी तैयारी करता हूँ। मैं कभी भी किसी हाउस में या कहीं पर भी जनसभा में मुझे बोलना होता है, मैं बिना तैयारी के, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, मैं खुल के बोलता हूँ। भाई मेरा जीवन खुली किताब होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। बहुत से लोग तो कहते हैं कि मैं ये पढ़ा हूँ, मैं वो पढ़ा हूँ। भाई मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती है, क्योंकि पहाड़ का आदमी हूँ। जो बच्चे टुंकिल वाला जो है KG LKG में पढ़ रहे हैं, हमने तो साथ में जाके गुरुजी लोगों के हाथों से लट खा खा के सीखी है, मार खा खा के।
जनवरी फरवरी कहना तो हमने जो है 6 में जब हम 6 पास हो गए तब सीखा हमने। मेरे जो गुरु रहे हैं वो सब जानते हैं कि ये पढ़ने में कैसा था। हाँ, इतना है कि मैं कक्षा 5 तक अच्छा था पढ़ने में। उसके बाद जब मैं पिथौरागढ़ से घर आया, मैं कक्षा 7 में, तो मेरा एक मन हुआ कि यार, मैंने कहा बाप मेरा फौजी था, रिश्तेदार मेरे सब फौज में हैं, मैं एक ही चीज़ करता हूँ, मुझे फौज में जाना, 8 पास करना और भर्ती होना है। लेकिन ऊपर वाले का जो है लेख कुछ और था कि मैं सिपाही, देश की सीमाओं का सिपाही तो नहीं बन पाया। तो 8 में कितने नंबर आए? मैं इतना खुश हूँ। 8 में नंबर आ गए थे फौज में भर्ती होने लायक? नहीं, वैसे तो ठीक था, ऐसा नहीं है। मेरा केवल कमज़ोर ही मैं इंग्लिश में रहा, वैसे मैं कमज़ोर नहीं रहा। इंग्लिश में मैं बहुत कमज़ोर रहा। ना मुझे संस्कृत आती थी ना इंग्लिश आती थी, मेरे लिए मजबूरी है। बल्कि मैं जब हाई स्कूल पास किया तो मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर हैं, केवल मैं इंग्लिश में ही जो है प्रमोशन से पास हुआ। तो मैं आज भी कहता हूँ, और कई लोग इंग्लिश में वो बातचीत करते हैं, लेकिन इतना है कि मैं चला लेता हूँ अपना काम। इतना तो ऊपर वाले की कृपा है कि मैं भाई, इसीलिए मैं जो है कभी चिंता नहीं करता। बहुत से क्या फर्क पड़ता है, बहुत से लोग कहते हैं आप, आपकी मातृभाषा, आप उस पर कम्युनिकेट करें, वो सबसे बड़ी ताकत है आपकी भाई। और इतना मेरे को ऊपर वाले ने जो है कृपा की है, मेरे जो है 3-4 घाटियों में अलग अलग थोड़ा टंग प्रॉब्लम है, अलग अलग लैंग्वेज चलती है। देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, मैं उन सभी जगहों में जो भाषा वो बोल रहे उस भाषा को बोल लेता हूँ। ऊपर वाले ने इतना मुझे गॉड गिफ्ट दिया, तो और मैंने कभी इंग्लिश सीखने की कोशिश भी नहीं की। धामी जी, बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे पॉडकास्ट में और आपने दिल की बात रखी। बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और आपकी जो सड़कें नहीं बनी हैं, मैं भी दिल से चाहता हूँ वो सड़कें बन जाए आपकी। जी धन्यवाद भट्ट जी। और मैं आपके देवभूमि जो हमारा ब्रॉडकास्ट है, डायलॉग है, इसको मैं जो है सच्चे दिल से कह रहा हूँ। मैं शिव भक्त हूँ। मैं अगर मेरे घर में कहीं पर भी अगर मुझे कभी पूजा पाठ करते देखे होंगे तो मैं ओम नमः शिवाय जपता हूँ। अगर मुझे कभी कोई परेशानी होती है तो मैं 10 मिनट हाथ आंख बंद करके ओम नमः शिवाय करता हूँ। बल्कि कभी जब मैं हवाई सफ़र कर रहा हूँ तो डर लगती है, तो मैं हाथ बंद करके ओम नमः शिवाय जपता हूँ। तो मैं माता रानी से और भोलेनाथ से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से आप उत्तराखंड के जो ज्वलंत मामले हैं उसको बेबाकी से आप उठाते हैं, तो माता रानी की आपको हमेशा कृपा बने रहे। और मैं चाहूँगा ये चैनल देश और विदेश में सबसे प्रसिद्ध चैनल बने, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और एक ये धामी के मुंह से, क्योंकि देखिए मैं पैदाइशी धामी नहीं हूँ। मेरे पूर्वज 2 भाई आए, उन्होंने मतकोट में कालसीन देव और हरतोल देवता की पूजा करी, तो हम राणा खानदान से थे। उस दिन से हमको धामी की उपाधि दी, तो आज हम 60-65 परिवार हैं धामी। तो मैं वो धामी हूँ, भारद्वाज गोत्र का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो भी दुआएं देता हूँ दिल से देता हूँ। अरे चलिए, और भगवान उसको मानते हैं। और मैं चाहूँगा कि भगवान आपको और आपके पूरे चैनल परिवार को हमेशा खुश रखें। बहुत धन्यवाद। और ये नवरात्रि आप लोगों के लिए बहुत ही उत्साहपूर्ण। बहुत धन्यवाद धामी जी, बहुत आनंद आया। तो हरीश धामी जी बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने ना सिर्फ मुंशियारी और धारचूला, मैं कहूँगा जो हमारी सांस्कृतिक पहचान भी है, पर्यटन के रूप में भी उत्तराखंड की सबसे बड़ी पहचान है, और उसका अपना इतिहास अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। वहाँ की चुनौतियों के बारे में बताया, साथ ही साथ उन्होंने 2027 में कांग्रेस के चैलेंजेस, कांग्रेस के सामने अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे मुद्दों पे बहुत बेबाक राय रखी। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।